3 टिप्स ऑलरेडी शेयर कर दी है मैंने। सो दिस इज टिप नंबर 4, ट्राई टू अवॉइड यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग फॉर्मेट। ये क्या है समझने की कोशिश करते हैं एक बार। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता भी रहा था आपको कि एमएस पावर पॉइंट हम लोगों को कुछ इनबिल्ट फंक्शंस देता है और इनबिल्ट टेम्पलेट्स भी होते हैं उसमें, और हम लोगों को वो गाइडलाइंस देता है कि हमने क्या और कहाँ टाइप करना चाहिए। उसी सेंस में जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट यू, अभी यहाँ पे जैसे मैं कंट्रोल एम कर रहा हूँ, ये स्लाइड आ चुकी है और जनरली ये लेआउट कुछ इस प्रकार का होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पावर पॉइंट मुझे बोल रहा है कि मैं यहाँ पे हेडिंग दो, और ये बोल रहा है कि बाकी टिप नंबर 4 आपकी जो भी हेडिंग है उससे रिलेटेड आपको जो भी टाइप करना है वो यहाँ पे आप टाइप करिए। जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ ये बुलेटिन भी आ रही है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द layout which is being provided by Microsoft to us. तो मेरा कहना यही है कि इफ वी कुड अवॉइड यूजिंग दिस हेडिंग एंड सब हेडिंग फॉर्मेट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेटिंग इसमें जब भी हम लोग काम करते हैं और कंट्रोल एम की बटन न्यू स्लाइड इंसर्शन के लिए यूज करेंगे तो उस वक्त हमेशा हम लोगों को ये फॉर्मेट आएगा, और ये फॉर्मेट मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा फॉर्मेट है। ये देखिए कैसे अच्छा नहीं दिखता है ये, और 100 में से 90 लोग तो शायद इस प्रकार का फॉर्मेट यूज करते हैं पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाने के लिए, जिसके वजह से स्लाइड शायद ऑर्डिनरी हो जाती है, दिखने में अच्छा नहीं दिखता है ये। और आपने अभी तक मेरी लगभग एक 70-80 स्लाइड्स तो देख लिए जिसमें आपने कहीं देखा नहीं होगा कि मैंने ऊपर कहीं हेडिंग दिया है और नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा है एंड ऑल। सो ट्राई टू अवॉइड यूजिंग दिस हेडिंग एंड सब हेडिंग फॉर्मेट। आप देखेंगे इस तरीके से ये दिखता है, ऊपर हेडिंग और नीचे फिर इसके क्या बोलते हैं टेक्स्ट हम लोग टाइप करते हैं। सो डू अवे यूजिंग सच काइंड ऑफ फॉर्मेट इफ यू रियली विश टू मेक योर पावरपॉइंट स्लाइड्स इफेक्टिव। ये भी एक रियल लाइफ एग्जांपल है जिससे आप देख सकते हो कि डेफिनेशन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यहाँ पे टाइटल दिया गया है, और जो भी डिफॉल्ट सेटिंग थी उसमें ही ये बनाया गया है, और गूगल से कॉपी पेस्ट करके ये डेफिनेशन यहाँ पे इंसर्ट की गई है। तो स्लाइड्स अगर इस तरीके से बनती है तो इसमें कोई जान नहीं लगती है और ये स्लाइड्स दिखने में अच्छी नहीं लगती है। अब और एक एग्जांपल आप देख सकते हो रियल लाइफ का कि व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इतना बड़ा हेडिंग दिया है यहाँ पे, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की डेफिनेशन गूगल से ही जैसे कि वैसे ही पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रख दी गई है। तो इस प्रकार की स्लाइड्स देखने में अच्छी नहीं लगती है। इवन सब आइटम्स जो होते हैं वो भी पावर पॉइंट की स्लाइड में यूज नहीं करने चाहिए। शायद कोई तो भी अनम्यूटेड है, कामड़ी मैडम शायद। ओके, सो ट्राई टू अवॉइड सब आइटम्स एज वेल। सब आइटम्स यानी क्या, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपका हेडिंग, फिर यहाँ पे सब हेडिंग और उसके अंदर फिर सब सब हेडिंग। और स्लाइड्स अगर इस तरीके से रन होती है या क्रिएट की जाती है तो ये ना एक अच्छा लुक नहीं देती है। सो दिस इज द मैसेज, ट्राई टू अवॉइड दिस सब आइटम्स। रियल लाइफ एग्जांपल्स की अगर बात करते हो, आप देख रहे हैं ये भी एक रियल लाइफ की स्लाइड है जहाँ पे हेडिंग दिया गया है, फिर सब हेडिंग और उसमें भी सब सब हेडिंग। तो ऐसे स्लाइड्स दिखने में अच्छी नहीं दिखती है, और ये पूरा हैंगिंग है, इसका ना ठीक से फॉर्मेटिंग भी नहीं किया गया है। तो लुक जो है इसका मुझे तो बेटर नहीं लग रहा, प्रोफेशनल लुक नहीं लग रहा है इसका। तो ट्राई टू अवॉइड यूजिंग सच काइंड ऑफ स्लाइड्स। और एक एग्जांपल अगर आप देखते हो तो जनरली हम लोग जो स्लाइड्स देखते हैं या बनाते हैं वो शायद कुछ ऐसी ही होती है, और मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐसा प्रेजेंटेशन या ऐसा विजुअली प्रेजेंटेशन मुझे तो नहीं ठीक लगता है ये। एज यू कैन सी ये हेडिंग्स हो गए, उसके अंदर फिर ये सब हेडिंग्स। तो ट्राई टू डू अवे विथ दिस काइंड ऑफ थिंग। फिर से आप देख रहे हो ये भी रियल लाइफ का ही एग्जांपल है, हेडिंग एंड देन सब हेडिंग एंड देन सब सब हेडिंग ए बी एंड ऑल। So we are on to tip number 5 now. So this is the message, try to make your slides readable. इसका मतलब साफ है कि हम लोग स्लाइड पे जितना कम टेक्स्ट रखेंगे उतनी स्लाइड रीडेबल हो जाएगी। जैसे अभी ये स्लाइड का एग्जांपल अगर आप कंसिडर करते हो तो इस स्लाइड पे आपको सिर्फ 4 शब्द दिख रहे हैं, ओनली 4 वर्ड्स यू कैन सी, मेक योर स्लाइड्स रीडेबल। और मुझे लगता है आप में से सभी लोगों ने ये 4 शब्द को पढ़ लिए होंगे, मैंने आपको फोर्स नहीं किया है पर ये स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली पढ़ी जाती है।
और यही मैजिक है कि आप अगर चाहते हो कि आपके ऑडियंस ने आपने जो काम करके रखा है, जो मेहनत आपने की है, उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। तो ऑफ कोर्स आपकी स्लाइड्स जितनी ज़्यादा टेक्स्ट फ्री रखोगे, उतनी ज़्यादा उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी क्या मैसेज ये है कि आपकी स्लाइड्स पे टेक्स्ट जितना कम होगा, उतना मैसेज का इम्पैक्ट ज़्यादा क्रिएट होता है और वो स्लाइड पढ़ने में भी आ जाती है। अदरवाइज क्या होता है जनरली, आपने भी देखा होगा कि ऑडिटोरियम हॉल में खास करके पोस्ट लंच सेशंस में आपका पार्टी से आपके ऑडियंस जो है वो लिटरली यॉर्निंग करना शुरू दे करती है और लगभग लगता है कि वो दे आर गोइंग स्लीपी एंड ऑल। तो आपको भी मालूम है कि ये होने का कारण क्या है। जब स्लाइड्स कुछ इस तरीके से होती हैं, आप देख रहे हैं इसमें टू मच ऑफ टेक्स्ट इज देयर। सभी कॉर्नर्स जो है ये स्लाइड के ऑक्यूपाई किए गए हैं पूरे के पूरे टेक्स्ट से। और ऐसी स्लाइड, ये स्लाइड है ही नहीं, एक्चुअली इसको स्लाइड भी नहीं कह सकते हैं, पर फिर भी इसको स्लाइड रेकन किया जा रहा है और इसमें टू मच ऑफ टेक्स्ट इज देयर। और ये इस प्रकार की स्लाइड्स देखने के बाद ऑडियंस बोर होना स्वाभाविक है, उनको नींद आना क्वाइट पॉसिबल। यू कैन से, एज यू कैन सी, कितना सारा टेक्स्ट है इसके ऊपर। तो जितना ज्यादा आप टेक्स्ट डालोगे स्लाइड का लुक उतना मार खा जाता है। देखिए सब हैंगिंग लाइंस दिख रही है एंड ऑल, तो इससे ना पूरा का पूरा एलिगेंस जो है वो निकल जाता है स्लाइड का। तो मैसेज ये है कि आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड शुड बी यूज एज ए पावर पॉइंट स्लाइड। ठीक है, आप अगर इसको डिकोड करते हो, पावर पॉइंट और प्रेजेंटेशन, ये तीन शब्द हैं जिसको हम पीपीटी कहते हैं। ये पी, ये पी और ये टी, पीपीटी जिसको हम कहते हैं। आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पावरफुल होनी चाहिए, यानी ये पावर जो है इट शुड बी इम्पैक्टफुल, इट शुड बी टू द पॉइंट। पॉइंट का मतलब है इट शुड बी टू द पॉइंट, मींस इट शुड बी प्रिसाइज। इसमें बहुत सारा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, शब्दों में ही है सब कुछ। एंड इट शुड बी अ प्रेजेंटेशन स्लाइड, मींस इट शुड नॉट लुक लाइक ए डॉक्यूमेंट। अगर स्लाइड में बहुत ज्यादा टेक्स्ट आ जाता है तो वो पावर पॉइंट की स्लाइड नहीं रह जाती है, वो तो एक डॉक्यूमेंट कहलाती है ना। आप कुछ एग्जांपल्स अगर देखते हो, जैसे इसको सही में हम पावर पॉइंट की स्लाइड कह सकते हैं क्या? मुझे नहीं लगता। ये तो एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ कॉपी पेस्ट किया गया है गूगल से सपोज, तो ये स्लाइड रही नहीं है, क्योंकि इसमें ना ही पावर है ना ही पॉइंट है और ना ही ये प्रेजेंटेशन की स्लाइड है। इट लुक्स लाइक ए डॉक्यूमेंट। एक लगता है कि किसी वर्ड डॉक्यूमेंट और पावर पॉइंट की स्लाइड में फर्क तो होना चाहिए, पर वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और ये तब होगा जब बहुत ज्यादा टेक्स्ट आपकी स्लाइड्स पे आ जाएगा। आप देख रहे हैं ये सब मैंने नहीं बनाया है, ये तो रियल लाइफ एग्जांपल्स ही है। और आप देख रहे हैं कि ये गूगल से सीधा सीधा कॉपी पेस्ट किया हुआ मैटर दिख रहा है। इससे पता भी चलता है ना कि आपके प्रेजेंटर ने कितनी मेहनत की है ये प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, और मेहनत रिफ्लेक्ट होती है स्लाइड से, एज यू कैन सी। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि आपका ऑडियंस जो है ये आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पढ़ने के लिए नहीं आया है, वो तो आपको सुनने के लिए आया है। तो उनको ज्यादा सुनने दीजिए, ज्यादा पढ़ने मत दीजिए। और वो ज्यादा सुनेंगे कब? जब आप एलैबोरेट करोगे चीजों को, स्लाइड्स पे गिने चुने शब्द लिखोगे और वो आप एलैबोरेट करोगे, डिस्कस करोगे, एग्जाम्पल्स दोगे, इलिस्ट्रेशंस दोगे। यानी क्या, इसमें आपका रोल एज ए प्रेजेंटर बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। फिर जब अभी बात ये होती है कि इतना सारा टेक्स्ट जो है ये क्यों रखा जाता है, इसके मुझे लगता है एक बड़ा कारण ये है कि जब प्रेजेंटर को कॉन्फिडेंस नहीं होता है खुद पे या खुद की नॉलेज पे, आधी अधूरी चीजें मालूम है, और वो इतना सारा टेक्स्ट शायद इसलिए लिखता है कि मैं अगर कुछ भूल गया तो यहाँ पे पढ़ के मैं टाइम तो भी निकाल दूंगा। और खास करके स्टूडेंट लेवल पे ये बहुत ज्यादा देखा जाता है। जब किसी स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं कि भाई पीपीटी बनाओ, तो वो पूरा का पूरा गूगल से कॉपी पेस्ट करके लेके आते हैं और वो जस्ट फिर टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। इससे पता चलता है कि हमारा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके कितना कमांड है, कितना कॉन्फिडेंस है हम लोगों को उस पे। तो ये स्लाइड्स ना बात करती है ऑडियंस के साथ, और मुझे लगता है कि हमने ये मौका नहीं देना चाहिए ऑडियंस को कि वो हमारे बारे में गेस करे, हमारे नॉलेज के बारे में गेस करे। गिने चुने शब्द लिखेंगे ना, तो ऑफ कोर्स ये कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आप, जैसे आप मुझे भी देख रहे हैं कि मैं एक कोई तो भी चीज ले लेता हूँ और उसको मैं दो दो चार चार पाँच पाँच मिनट, कभी कभी 8-10 मिनट में बात भी कर लेता हूँ। तो इट शोज कि मैंने इसके ऊपर स्टडी किया हुआ है, एंड इट शुड बी रिफ्लेक्टेड थ्रू योर स्लाइड्स ना, कि गिने चुने शब्द तो होंगे और उसको आप डेलिब्रेट कर रहे हो।
elaborate कर रहे हो तो it makes sense. Otherwise, it is simply a document. It will remain as a document you can say. So this is the message. गाय कावासाकी नाम का एक बंदा है, आप ये नाम भी नोट कर सकते हैं कि GUY गाय कावासाकी, ये जापानीज बंदा है। और ये गाय कावासाकी सर को मैंने पढ़ा भी है बहुत सारा, और इन्होंने कुछ रूल्स तैयार किए थे पावरपॉइंट की स्लाइड्स कैसी बनानी चाहिए। और वो रूल में उन्होंने ये कहा है कि जो मैं आपको अभी मैसेज दे रहा हूँ कि ओवर टेक्सटिंग नहीं होना चाहिए स्लाइड पे, और ये मेरा मैसेज नहीं है, तो गाय कावासाकी साहब ने 2005 में बताया था ये चीज। और आज शायद हम लोगों को 2022 में बहुत सारे लोगों को हमको आज ये पता चल रहा है कि पावर पॉइंट स्लाइड्स को लेके कुछ रूल्स भी बने हैं। हाँ, ये साइंस है, एक सेपरेट सब्जेक्ट डिसिप्लिन है, इसमें बहुत सारा काम हुआ है। गाय कावासाकी एक बंदा है, उसके बाद टफ्टे नाम से, एडवर्ड टफ्टे नाम से एक बंदा है जिसने बहुत सारा काम किया उसके ऊपर। इवन स्टीव जॉब्स ने, एप्पल के जो फाउंडर एमडी हैं, उन्होंने पावर पॉइंट के साइंस को लेके बहुत सारा काम किया है, उन्होंने किताब भी लिखी है इसके ऊपर। शायद आपको शॉक लगेगा कि ये सुन के कि गाय कावासाकी बंदा टाइम कैसे मिलता था उनको ये सब करने के लिए, पर वो प्रेजेंटेशन हमेशा करते थे और उन्होंने एक आर्ट डेवलप किया था खुद का पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाने का। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज उन्होंने साइट की है, जब वो प्रेजेंटेशन करते थे तो वो प्रेजेंट कैसे बनाते थे और क्या ट्रिक्स यूज करते थे। मैं वो किताब का नाम बता रहा हूँ आपको, आप भी वो पढ़िए। मैंने तो सिंगल सिटिंग में वो किताब पढ़ ली थी, पर इसको लेकर रिटर्न रूल्स हैं। खास करके 2005 के बाद ये रूल्स बहुत ज्यादा डिस्कस हुए, और 2010 आते आते ये रूल्स आउटडेटेड भी हो गए। और आज 2022 में हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी कोई चीज आके खत्म भी हो गई, और शायद हम लोगों को अभी ये 2022 में पता चल रहा है, और ये चीजों के साथ हमारा बहुत गहरा कनेक्शन है। तो मुझे लगता है ये चीज थोड़ी सी अगर हम लोग अपडेट कर लेते हैं इन चीजों को लेके, तो प्रेजेंटेशन अच्छे खासे हो जाते हैं और प्रोफेशनल भी लगने शुरू हो जाते हैं। काय कावासाकी साहब ने ये मैसेज दिया है कि डोंट लाइक क्रेजी लॉन्ग सेंटेंसेस ऑन द पावरपॉइंट स्लाइड्स एंड लिमिट योर स्लाइड्स टू 5 लाइन्स टेक्स्ट। यानी एक स्लाइड पे बहुत ज्यादा टेक्स्ट मत आने दीजिए, और नंबर ऑफ लाइन्स की अगर बात करते हैं तो 5 लाइन के ऊपर एक स्लाइड पे नहीं जाना चाहिए, ऐसा कावासाकी साहब बोलते थे। उन्होंने और एक मैसेज दिया था कि आपको बहुत ज्यादा टेक्स्ट यूज ना करते हुए सिंपल सा टेक्स्ट कंजर्वेटिवली यूज करिए, और उसमें जो आपको चीजें हाईलाइट करनी है ना, कोई वर्ड है, कोई फ्रेज है जो आप एलैबोरेट करना चाहते हो, उसको हाईलाइट कर दीजिए। इसका इसका दो सेंस में उपयोग होता है। एक, सबसे पहले तो आप जिस स्लाइड पे जाएंगे उस स्लाइड पे अगर आपने वर्ड्स हाईलाइट किए तो आपको एक मुद्दा मिल जाता है कि ये स्लाइड का मैसेज आपको क्या देना है, और आप उसके ऊपर एलैबोरेशन शुरू कर सकते हो। दूसरी एक चीज, आपका ऑडियंस भी सिर्फ हाइलाइटेड वर्ड्स ही पढ़ेगा ना, उनको भी मैसेज पता चल जाएगा कि इस स्लाइड में आप क्या मैसेज देना चाहते हो। और जितना कम लिखोगे ना, उतना बेटर स्लाइड का लुक भी आ जाता है। मैं एक एनालॉजी भी दे रहा हूँ कि हमारे डेली गुड मॉर्निंग वाले व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आते हैं, आप अपना खुद का एग्जांपल लीजिए। मैं कुछ स्लाइड्स दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार के गुड मॉर्निंग मैसेजेस अगर आते हैं तो शायद हम लोग इस पे सिर्फ गुड मॉर्निंग पढ़ते हैं बाकी चीजें हम लोग शायद इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इतना सारा टेक्स्ट कौन पढ़ेगा ना ये सब। और यही सिर्फ हमारा काम नहीं होता है ना, तो जनरली हम लोग ये मैसेजेस अवॉइड करते हैं। एज यू कैन सी, इसमें सिर्फ सुप्रभात ही हम लोग पढ़ेंगे, बाकी शायद ही हम लोग ये इसको बहुत ज्यादा सीरियसली कॉग्निजेंस लेते हैं ऐसे मैसेजेस का। आप देख रहे हैं कि ऐसे डेली लाइफ में ये हमारे साथ हो रहा है, तो हमारे ऑडियंस के साथ भी तो हम ये एनालॉजी लगा सकते हैं ना। हम लोग मैसेजेस कौन से पढ़ते हैं, आप देखेंगे इसमें हम गुड मॉर्निंग भी पढ़ेंगे और हैव ए नाइस ब्यूटीफुल डे, दोनों चीजें ऑटोमेटिकली पढ़ने में आ रही हैं, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंस जो है वो विजुअल को दिया है, ना ही टेक्स्ट को। विजुअल के साथ साथ टेक्स्ट इंटरपर्स किया गया है, तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली पढ़ने में आ रहा है, और ये इसलिए पढ़ने में आ रहा है क्योंकि बहुत कम शब्द है। दिस इज द मैजिक पॉज। पावरपॉइंट के साथ भी यही चीज लागू हो जाती है कि आप विजुअल्स अच्छे रखो और टेक्स्ट कंजर्वेटिवली यूज करो, तो आपका ऑडियंस वो पढ़ लेगा, और वो फोर्सफुली नहीं, सबटली वो पढ़ लेगा, अननोइंगली वो नोटिस कर लेगा मैसेजेस क्या है। आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत ही कंजर्वेटिव वर्ड्स है और बेटर विजुअल्स है, तो इससे ना वो स्लाइड का जो एलिगेंस है वो या लुक है वो बढ़ जाता है। एज यू कैन सी, ऐसे मैसेजेस ऑटोमेटिकली पढ़ने में आ जाते हैं क्योंकि विजुअल्स अच्छे हैं, हाई रिजोल्यूशन वाले भी हैं, और मैसेज बहुत ही कंजर्वेटिव शब्दों में दिया है। एज यू कैन सी, these are few, and this is one of the analogy, ये तो प्योरली आशीष लिंगे वाला इनपुट है। दिस इज व्हाट आई हैव डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मैंने खुद को नोटिस किया कि कौन से मैसेजेस में पढ़ता हूँ, कौन से मैसेजेस रुक के देख लेता हूँ एक बार, और कौन से मैसेजेस में इग्नोर करता हूँ। तो ओवर देयर आई रियलाइज कि दिस हैपेंस विद PowerPoint स्लाइड्स एज वेल। So another message from this particular tip only,
कि ट्राई टू यूज फ्रेजेस रादर देन फुल सेंटेंसेस। फ्रेजेस यानी क्या, हम बहुत ही कंजर्वेटिवली वर्ड्स को यूज करते हैं। मैं एनालॉजी दे रहा हूँ या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये ऑर्डिनरी स्लाइड है जिसमें प्लानिंग की डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया गया है। आप देख रहे हैं प्लानिंग की डेफिनेशन को 3 मुद्दों में, जो एक्चुअली गूगल से ही आया होगा कॉपी पेस्ट, क्योंकि हर एक वर्ड यूज किया गया है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें से आप ये जो लंबे लंबे पैराग्राफ्स दिख रहे हैं उसको आप कट शॉर्ट कर लीजिए। हर एक चीज, जैसे इट इज, इसका कोई रिलीवेंस है क्या सही में? ये तो प्लानिंग की बात हो रही है ना। तो प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज द मैसेज ना। तो ट्राई टू हाईलाइट ओनली दिस थिंग। इसके बाद इट डील्स विथ वगैरह ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। एज ए प्रेजेंटर ये तो हमारा रोल है ना कि ये एज ए बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैसे है, ये तो आप एक्सप्लेन करोगे। तो हर एक चीज स्लाइड पे थोड़ी ना लिखते हैं, जिसकी वजह से एक गार्बेज तैयार हो जाता है, जिसमें बार बार बोल रहा हूँ कि ये नॉन इसेंशियल आइटम्स है जो एक्चुअली कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताओ क्या, प्रेजेंटेशन करने के दौरान अगर आपको सही में ये चीज मालूम है जो आप डिस्कस कर रहे हो, तो आपको, आप तो एलाबरेट कर रहे हो, तो यानी आप ये वर्ड टू वर्ड तो पढ़ने वाले हो नहीं एज ए प्रेजेंटर। और ऑडियंस नो वे दे आर गोइंग टू रीड ऑल दिस थिंग्स। फिर बात ये होती है कि इतना सारा टेक्स्ट जो है ये स्लाइड पे कर क्या रहा है ना ही आप पढ़ रहे हो और ना ही ऑडियंस पढ़ रहा है। तो फिर ये स्लाइड पे कर क्या रहा है? तो एक्चुअली ये स्लाइड का लुक खराब कर रहा है। So don't allow your text to, spoil your PowerPoint slide. Message is very clear. Try to use your words conservatively and try to elaborate it. अभी इसी स्लाइड को मैं अगर बनाऊंगा तो मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगा इसमें, प्लानिंग इज ए मैनेजमेंट फंक्शन, ये चीज को हाईलाइट कर दिया है मैंने। And how it can be considered as a management function as a presenter, I will start explaining you ना, with the help of examples, analogies and all. So PowerPoint slide मेरे ख्याल से ये बेटर लग रही है इससे तो इससे तो कभी भी बेटर है। और आप जो बताना चाहते हो आपका ऑडियंस ये पढ़ भी रहा है इम्पोर्टेंटली, और आपने चीजों को हाईलाइट भी कर दिया है। हाईलाइट करने के लिए आप कैपिटलाइज कर सकते हो, आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, आप कलर कर सकते हो, इसको अंडरलाइन कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो। ये सब कुछ ट्रिक्स है कि पूरे के पूरे फॉन्ट्स आप चेंज कर देते हैं। जैसे ये स्लाइड का लुक अगर आप देखेंगे तो इसमें इंपॉर्टेंस मैंने किसको दिया है, प्लानिंग। ये तो ऑलरेडी बात हो रही है ना कि मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, तो इसको मैंने छोटा सा रखा है। पर मैं प्लानिंग का रोल क्या, तो एज ए मैनेजमेंट फंक्शन ये चीज मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसकी वजह से स्लाइड का लुक भी बेटर आता है। जब आप फॉन्ट्स कम ज्यादा करते हो ना, स्लाइड का लुक बेटर आता है। आपने, मैं भी और एक टिप जो मैंने क्या बोलते हैं ओवर द पीरियड नोटिस की है। हम लोग जब सिनेमा देखते हैं, कोई भी मूवी आप देख रहे हो, तो उसमें जो टाइटल्स आते हैं ना, वो थोड़ा सा गौर से देखना शुरू कर दीजिए मुझे अभी भी याद है, ये मैंने नोटिस किया था जिंदगी में पहली बार 1991 1992 रादर, जब जो जीता वही सिकंदर रिलीज हुई थी। और उस वक्त ना, मालूम नहीं, अभी भी मुझे वो चीज याद है। मैं जो जीता वही सिकंदर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था मेरे दोस्तों के साथ। पर एक चीज जो मैंने ग्लेयरिंगली नोटिस की थी वो थे टाइटल्स। आमिर खान जब लिख के आ रहा था, कैसे लिख के आ रहा है, वो ब्लैक कलर का पूरा कैनवास था, और वो सिल्वर कलर से आमिर खान का नाम आ रहा था, उससे नीचे एक हल्की सी लाइन एनिमेटेड आ रही थी। आज आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो ये ना, ये डेली लाइफ से भी हम लोगों को बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। वी नीड टू बिट ऑब्जर्वेटिव, यू कैन से, कि ऑब्जर्व करने से भी बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती है। और मेरे प्रेजेंटेशन में आप जो देख रहे हो ना, छोटी मोटी चीजें जो मैं बहुत बार एडवर्टाइजमेंट बहुत केयरफुली पढ़ लेता हूँ कि वो उन्होंने टेक्स्ट कैसे सजाया है, लेआउट कैसे बनाया है। उसमें बहुत सारी चीजें मुझे पता चल जाती है कि मेरी स्लाइड में मैं कैसे लेआउट यूज करूँ। मेरे स्लाइड में बहुत सारे, मेरे एडवर्टाइजिंग में से भी मैंने कुछ क्लोज लिए हैं जो मैं यूज भी करता हूँ डेली लाइफ में। और मैं प्रोफेशनली प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना के भी देता हूँ लोगों को, तो उसमें भी वो सब चीजें मुझे काम में आती है जो मैं नोटिस करता हूँ। और वो मैं बहुत बार प्रिजर्व भी करके रखता हूँ, जो मुझे बहुत अच्छे लेआउट्स लगते हैं, फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं, कुछ डायग्राम्स या फिर जो अरेंजमेंट होती है वर्ड की या डायग्राम्स की या फिर पिक्चर्स की, वो तो अच्छी लगती है। मुझे अभी भी याद है, मैं एमबीए कर रहा था 2000 की बात है, 1999 2001 मेरी बैच थी। और 2000 की ये प्रिसाइजली बात है, हम लोग इंटर्नशिप ढूंढ रहे थे, मैं और मेरा एक दोस्त था जयदीप नाम का। और हम लोग को एडवर्टाइजिंग में बड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने और जयदीप ने सोचा था कि हम एडवर्टाइजिंग में इंटर्नशिप करेंगे। तो उस वक्त मुझे अभी भी याद है, गेसन्स नाम से एक शॉप है नागपुर में, उनकी एड्स आया करती थी। और वो लैमर नाम से एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है नागपुर में, वी बोथ वर बिग फैंस ऑफ लैमर। और उनकी एड डेली आती थी, अलग अलग उनके क्लाइंट्स, और वी यूज्ड टू नोटिस। और मुझे अभी भी याद है कि गेसन्स का हाफ गिटार उन्होंने यूज किया था, एंड आई गॉट इन फैंसी। और जयदीप also noticed that particular things, and we deliberated on that particular theme कि क्या ब्यूटीफुली उसको डेकोरेट किया गया था एड को।
तो दीज आर द थिंग्स कि थोड़ा सा ऑब्जर्व भी करते हैं चीजों को, तो वो भी मुझे लगता है एक अच्छा जरिया है प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स बनाने का। और एक मैसेज गाय कावासाकी सर की तरफ से कि बहुत ज्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए गाय कावासाकी साहब कहते हैं कि 15 वर्ड्स या उससे कम रहेंगे तो पावरपॉइंट स्लाइड का लुक जो है और ज्यादा बेटर आता है। और उससे भी एक बड़ा मैसेज ये है कि आपने पावरपॉइंट की स्लाइड पे जो भी लिखा है वो आपके ऑडियंस को 3 सेकंड के अंदर पता चल जाना चाहिए कि स्लाइड का मैसेज क्या है। दिस इज 3 सेकंड्स रूल। आप जब स्लाइड अनफोल्ड करते हो, दिखाते हो, डिस्प्ले करते हो आपके ऑडियंस को, तो 3 सेकंड के अंदर पूरे स्लाइड का सार जो है वो पता चल जाना चाहिए कि क्या लिखा है। दिस इज द मैजिक वर्ड। और आप मेरे स्लाइड्स भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि स्लाइड जैसे मैं अनफोल्ड करता हूँ आपको पता चल जाता है कि क्या लिखा है उसमें, बहुत सारा टेक्स्ट ही नहीं है उसमें ज्यादातर तो। So this is the basic message you can say, the less text and more meaning, a very loud meaning you can say। और ये मैंने खुद डेवलप किया था, जैसे मैं बता भी रहा हूँ कि मेरा एडवर्टाइजिंग में भी इंटरेस्ट है। तो आई 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 एम प्रीचिंग यू कि यू ट्राई टू प्रिपेयर योर पॉइंट स्लाइड्स बाय फॉलोइंग द टैगलाइन ऑफ स्प्राइट, सीधी बात नो बकवास। यानी क्या, ट्राई टू मेक इट क्रिस्प, कंजर्वेटिवली टेक्स्ट यूज करिए। सो इट शुड नॉट बी ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें ना लिखते हुए यू जस्ट ट्राई टू कन्वर्ट दिस ब्ला इनटू वाव। ये सिंपल सी चीज, it is quite what we can say, your audience will take the cognizance of very conservative word and the loud messages। So message over here is कि आप याहू पे, अगर ये सर्च इंजन है आपको भी मालूम है, याहू पे अगर आप सर्च करने जाते हो तो हमको ये सर्च करना होता है कि सर्च कहाँ करना है। यानी क्या, याहू का सर्च इंजन ही ढूंढना पड़ता है, इट इज ओवर हियर रादर। But still, as you can see, overcrowding is there. So much of text is there। पर यही बात शायद गूगल को पता चल गई है, गाय कावासाकी साहब का मैसेज। आप गूगल का होम पेज देखते हो, सीधी बात नो बकवास, सर्च करने आए हो ना, ये विंडो है, यहाँ टाइप करिए, ये सर्च करिए, दैट्स इट, दैट्स ऑल। सीधी बात नो बकवास। तो योर स्लाइड शुड बी मोर लाइक गूगल्स होम पेज। ये स्लाइड से मैं मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि एम्प्टी स्पेसेस जो है ना बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके स्लाइड को एलिगेंट बनाने के लिए। जैसे आप ये स्लाइड कोई देख लीजिए, मैंने सिर्फ 3 वर्ड्स यूज किए, बाकी सब वाइट है। आप ये सब पढ़ रहे हो, नोटिस कर रहे हो, और ये इसका स्लाइड का लुक भी बहुत ही प्रोफेशनल आता है। कुछ एग्जांपल्स ये मेरे खुद के ही स्लाइड्स है। आप देख रहे हो एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा है, और एक सिंपल वन कलर आप देख रहे हो, कंजर्वेटिव वर्ड, फार्मास्यूटिकल रिसर्च, दैट्स इट। देखने में अच्छा लग रहा है ये, और रिलेवेंट विजुअल भी, और चार चांद लग जाते हैं स्लाइड को। एज यू कैन सी, ये स्लाइड मैंने थोड़ी देर पहले दिखाई भी थी आपको, जब मैं आपको बता रहा था कि आप स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट्स यूज ना करें, उस वक्त मैंने ये यूज किया था। और आप देख रहे हैं कि मैसेज बहुत सिंपल है, 3 वर्ड्स हैं और एक विजुअल, यानी डस्टबिन दिखा रहा हूँ। स्लाइड का लुक देखिए, बहुत बेहतर आ जाता है। ये भी स्लाइड मैंने बनाई थी, मुझे याद है, ये 6-7 साल हो गए मैंने ये बनाई थी, 6-7 साल पहले। मैंने थोड़ा दिमाग लगाया था, ओ लिखना है तो ओ की जगह अगर ये फुटबॉल दिखा देते तो और मजा आ जाएगी। तो स्पोर्ट्स एंड इसेंशियल एक्टिविटी, एज यू कैन सी, लुक बहुत बेहतर आता है। बाकी पूरा व्हाइट कैनवास है, और उसमें सिंपल सी चीजें देखिए, कितना ग्लेरिंगली ये नोटिस हो रहा है। एलिगेंस देखिए स्लाइड का, लगता नहीं कि ये पावर पॉइंट की स्लाइड, लगता है कोई एडवर्टाइजमेंट है। ठीक, जैसे मैं बता भी रहा था कि एम्प्टी स्पेसेस मैटर करती है एडवर्टाइजमेंट में, और शायद ये कोका कोला को भी पता चल गया है। कोका कोला की जब आप न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो ना, फुल पेजेस ऐड देते हैं ये, और खास करके पहला पेज, कवर पेज जो है, वो ये बुक करते हैं, और इसमें सिर्फ इतना दिखाते हैं वो, जैसे आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, ये रेड कलर की कोक की बॉटल, और उसमें ओपन हैप्पीनेस, दैट्स इट, और बाकी पूरा का पूरा व्हाइट स्पेस होता है। और को पता है कि व्हाइट है तो हम जो दिखाना चाहते हैं वो ग्लेरिंगली नोटिस किया जाएगा, और ओपन हैप्पीनेस और कोका कोला ये हर कोई वो पेज पे देखेगा, कितना हरी में क्यों ना हो, पर वो ये बिना कॉग्निजेंस लिए तो पेज नहीं पलटा सकता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्टी स्पेसेस ऑन द स्लाइड्स। सो ट्राई टू यूज इट हेवीली रादर। We're on to tip number 6 now। Okay, यहाँ पे मैसेज है, ट्राई टू अवॉइड यूजिंग बुलेटिन। देखिए, जब हम एमएस ऑफिस के होम पेज पे जाते हैं, पावर पॉइंट के होम पेज पे, जैसे मैं थोड़ी देर पहले दिखा भी रहा था आपको, तो हमको ये कैनवास आ जाता है, और यहाँ पे हेडिंग, सब हेडिंग फॉर्मेट, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये बुलेटिन आ जाता है, बाय डिफॉल्ट। जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे दूसरा बुलेट आ जाता है। और ये जो मैसेज है, अवॉइड यूजिंग बुलेटिन, ये मेरा मैसेज नहीं है, स्टीव जॉब्स ने जो किताब लिखी है उसमें बहुत ही ग्लेरिंगली इन्होंने ये हाईलाइट किया है कि नेवर एवर यूज बुलेटिन ऑन द पावरपॉइंट स्लाइड्स। आप रियल लाइफ एग्जांपल देखते हो, शायद ही आपने ऐसा कोई प्रेजेंटेशन देखा होगा जिसमें बुलेटिन नहीं है। आज का मेरा प्रेजेंटेशन छोड़ के, शायद कि मेरे प्रेजेंटेशन में आपने बुलेटिन शायद ही देखा होगा, बहुत ही कंजर्वेटिवली।
जहां जरूरत है वहीं पे। तो बुलेटिन की वजह से ना पावर पॉइंट का इफेक्ट जो है वो मार खा जाता है, क्योंकि टेक्स्ट बहुत सारा आ जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ आपको, बुलेटिन क्यों अवॉइड करनी चाहिए। हर एक बुलेट यानी क्या, हर एक मैसेज है ना, आप हर एक बुलेट में एक मैसेज दे रहे हो। यानी क्या, आप एक स्लाइड पे जितने बुलेट है, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब है ये स्लाइड पे आप 7 मैसेजेस दे रहे हो। ऑफ कोर्स आप जब प्रेजेंट कर रहे हो इस स्लाइड को, तो आप यहाँ से शुरू करोगे, ये डिस्कस करोगे। और ये डिस्कस करने के लिए नहीं कुछ तो 1 1.5 2 मिनट आप लोगे इसको समझाने के लिए कि इसका मतलब क्या है। पर जैसे मैं बता भी रहा था कि आपके ऑडियंस को ऑडिटोरियम हॉल में लिटरली कुछ भी काम नहीं होता है, आप जो दिखा रहे हैं वही वो देखेगा। और आप जो उनको दे रहे हो पढ़ने के लिए वही वो पढ़ेगा। तो आपने क्या किया है, जब बहुत सारे बुलेट आप यूज कर रहे हो, तो आपने बहुत सारे मुद्दे उसको दे दिए कि भाई ये ले, अभी टाइम पास करना है तो ये पढ़ते बैठ। और हो क्या रहा है, हम एक एक करके ही चर्चा करेंगे ना, पर आपका ऑडियंस क्या करता है, इतना स्मार्ट होता है वो कि ये सब मुद्दे पहले ही पढ़ लेता है। और बोलता है कि भाई अब तू बोल, तेरे को क्या बोलना है, मेरे को तो पता चल गया है कि आने वाली 10 15 मिनट तू क्या बात करने वाला है। यानी क्या, आपने स्कोप दे दिया है कि ऑडियंस को कि आप डिस्कनेक्ट हो सकते हो अभी 10 15 मिनट के लिए। यानी क्या, इसकी वजह से फिर से प्रोफेशनलिज्म जो हम लोग बोलते हैं वो मार खा रहा है। यानी कि आप ऑडियंस को मौका मत दो, कोई तो सीक्रेसी मेंटेन करो, सरप्राइजेस तो रखो, जैसे मैंने किया है आज। मैं बोल रहा हूँ 13 टिप्स देने वाला हूँ, और एक टिप में सिर्फ एक ही टिप की बात कर रहा हूँ मैं, और बाकी सीक्रेसी अभी 6वें नंबर की टिप पे है। अभी भी एक क्यूरियोसिटी तो है कि आगे क्या बताएंगे सर, 7 चीजें क्या है, सीक्रेसी रखिए। इसकी वजह से ना एंथुसियाज्म बना रहेगा, ऑडियंस ग्लूड रहेगा, इंटरेस्ट के साथ सुनना शुरू करेगा। और इसी को तो हम इफेक्टिव पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन कहते हैं शायद। तो डोंट ट्राई टू यूज बुलेटिंग, टू मच ऑफ बुलेटिंग ऑन अ सिंगल स्लाइड। हाँ, जहां जरूरी है, कुछ स्लाइड्स होती हैं कि जहां पे जरूरी हो जाता है, बट दैट टाइम अराउंड यू कैन यूज इट जुडिशियसली ना, इट शुड नॉट बी ओवर यूज्ड रादर। और हर स्लाइड पे तो यूज करना ही है, दैट इज द बिगेस्ट मैसेज बॉस। सो स्टीव जॉब के हिसाब से बुलेट किल्स अटेंशन। आप बुलेट इंटरप्रेस करते हो स्लाइड में, तो आपका ऑडियंस डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। स्टीव जॉब का कहना यह है, स्टीव जॉब ने अपने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में तो कभी भी बुलेट्स यूज नहीं किया, नेवर एवर, नेवर एवर। आप स्टीव जॉब की किताब भी पढ़ेंगे, उसके ऊपर तो पूरा चैप्टर लिखा है स्टीव जॉब सर ने कि बुलेटिन क्यों यूज नहीं करना चाहिए। मैं किताब का नाम बता ही रहा हूँ अभी। पर स्टीव जॉब जो है ना, मैं स्टीव जॉब का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, आप अभी भी गूगल में अगर सर्च करते हो तो टॉप 10 बेस्ट प्रेजेंटर्स इन द वर्ल्ड, पावरपॉइंट प्रेजेंटर्स इन द वर्ल्ड, आपको स्टीव जॉब्स का नाम दिखेगा टॉप 10 में। और दुनिया के जो 10 टॉप प्रेजेंटर्स हैं ना, जिन्होंने सबसे अच्छे प्रेजेंटेशंस किए हैं पावर पॉइंट के, उन्होंने कभी भी बुलेटिंग यूज नहीं किया है। तो ऑफ कोर्स हमको जब ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं मालूम होती है, तो हम हमारे फील्ड के बेस्ट लोगों को फॉलो करते हैं। तो मैं भी वही कर रहा हूँ कि जो बेस्ट लोगों ने किया हुआ है उनको एज ए रोल मॉडल हम लोग फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया ने उनको ऑलरेडी अप्रिशिएट किया है, रिकॉग्निशन उनको मिल गया है कि उनके प्रेजेंटेशंस बेस्ट है। उनको फॉलो अगर करते हैं, उन्होंने जो सजेशंस दिए, तो मुझे लगता है कि हम लोगों के प्रेजेंटेशंस भी मेरे ख्याल से पुअर से एटलीस्ट एवरेज या गुड कैटेगरी में जाने के चांसेस तो बन जाते हैं। और उसके बाद फिर रह जाता है बेस्ट कैसे अचीव करेंगे, वो तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ। स्टीव जॉब का कहना यह है कि बुलेट्स आर मींट फॉर गन्स। बुलेट तो गन के लिए बनी है, पॉप प्रेजेंटेशंस के लिए नहीं। आप जैसे देख रहे हो कि बुलेट्स जो है वो टू डू लिस्ट के लिए बनाते हैं। जब घर में किराना की आली बनती है, तो उसमें ये बुलेट्स यूज किए जाते हैं, 1 2 3 4 की आप ये चाहिए, शक्कर, टी एंड ऑल। तो जनरली ये पावर पॉइंट की स्लाइड्स के लिए बुलेटिन यूज करना इज नॉट ए गुड आइडिया। दिस इज अकॉर्डिंग टू स्टीव जॉब्स, and this is the book which I was referring to, द प्रेजेंटेशन सीक्रेट्स ऑफ स्टीव जॉब्स। आप देख लीजिए, ई कॉपी इसकी अवेलेबल है क्या, ये छोटी सी बुक है, 100 सवा 100 पेजेस की बुक है, और मैंने तो सिंगल सिटिंग में पढ़ी थी। उसके बाद मुझे मालूम नहीं कितनी बार ये पढ़ी है। और आज का मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाया, इसमें से कुछ टिप्स तो मैंने इसी किताब से लिए, आई शुड एडमिट इट। और बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं। और पावरपॉइंट की स्लाइड्स में इन्होंने ये स्ट्रक्चरिंग वगैरह का भी आइडिया इन्होंने दिया हुआ है। पर उससे पहले मैंने मेरे स्लाइड्स में तो डाल दिया था स्ट्रक्चरिंग का, पर ये किताब में भी उसका मेंशन मुझे दिखा, योर प्रेजेंटेशन शुड बी स्ट्रक्चर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड सो दैट योर ऑडियंस शुड गेट कनेक्ट विद यू। तो बहुत सारी टिप्स सर ने भी दी है इसमें, और कुछ तो मैं शेयर कर भी रहा हूँ, पर इट इज अ वर्थ रीड। इट इज अ वर्थ रीड। ट्राई टू ग्रैब अ कॉपी ऑफ इट एंड ट्राई टू गो थ्रू इट, एंड इट इज अ साइंस। नाउ यू मस्ट हैव accepted that PowerPoint's creation
इट इज डेफिनेटली ए आर्ट एंड साइंस एंड इट इज अ सब्जेक्ट डिसिप्लिन और इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े ऑथर्स ने काम किया हुआ है एंड स्टीव जॉब्स राइट ऑन द टॉप यू कैन से। जो गाय कावासाकी जो मैं जिक्र कर रहा था, एज यू कैन सी हिज पिक्चर, इन्होंने कुछ रूल्स दिए थे और ये रूल्स मैं जस्ट दिखा रहा हूँ, अभी ये फॉलो नहीं कर सकते हैं। किया तो भी ठीक, नहीं किया तो ज्यादा बेटर, क्योंकि ये रूल का जो सिग्निफिकेंस है ये निकल चुका है। 2005 में ये बने थे। इनका कहना ये था कि ये 10-20-30 रूल इन्होंने दिया था। आपकी 10 स्लाइड 20 मिनट के प्रेजेंटेशन की और फॉन्ट साइज आपने 30 का यूज करना चाहिए। उस वक्त ये ठीक लग रहा था, पर आज की डेट में मैं तो ये फॉलो नहीं कर रहा हूँ 10-20-30 रूल। पर ये कुछ बनाया गया था उस जमाने में। उसके बाद 10 स्लाइड्स का इन्होंने बताया था, तो 10 स्लाइड का ब्रेकअप भी इन्होंने दिया था। 2 स्लाइड्स इंट्रोडक्शन की, आप परसेंटेज वाइज कर सकते हो, 20% इंट्रोडक्शन, देन अबाउट 70% बॉडी एंड अबाउट 10% योर कंक्लूडिंग स्लाइड्स। तो इस तरीके से आप ब्रेकअप कर सकते हैं। 10 स्लाइड्स है, आपकी 100 स्लाइड्स भी रही तो आप इस तरीके से ब्रेकअप कर सकते हैं। ऐसे गाय कावासाकी सर का कहना है। हाँ, तो ये गाय कावासाकी सर ने ये 2 रूल्स और दिए हैं कि आप अगर बुलेटिंग यूज कर ही रहे हो तो एक स्लाइड में 3 से ज्यादा बुलेट्स आने मत दीजिए। आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने बुलेट यूज किए हैं पर 2 ही है, 3 से ऊपर नहीं होने चाहिए एक स्लाइड पे। और बुलेटिन में जो सेंटेंसेस है उसमें 6 वर्ड से ऊपर नहीं होने चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे गाय कावासाकी सर कह रहे हैं। पर ये बहुत स्ट्रिंजेंट रूल तो नहीं लगता है मुझे। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपके मैसेजेस क्लियर होने चाहिए और पूरे के पूरे सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं होती है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है, जो आप पास ऑन करना चाहते हो मैसेजेस, बस उतने भी रहे तो भी चल जाता है। और एक चीज जो गायकावासाकी सर ने बताई थी कि आप सिंगल मैसेज के लिए बुलेटिंग करने की जरूरत नहीं होती। आप देख रहे हैं रियल लाइफ एग्जांपल, एक स्लाइड है और आपने देखा भी होगा रियल लाइफ में बहुत सारे लोग सिंगल मैसेज दे रहे हैं उसको भी बुलेट कर रहे हैं, और ये बुलेट इंटेंशनली नहीं किया जाता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। पर सिंगल पॉइंट के लिए कभी बुलेटिंग नहीं होता है ना। बुलेटिंग तो आपके एन्यूमरेटर करके यूज होते हैं ना, तो एन्यूमरेशन हो ही नहीं रहा है तो बुलेट की जरूरत नहीं होती है वैसे भी। So this is the message from Guy Kawasaki sir. Use bullet if you wish to, but you should use it sparingly and judiciously, and it should not be overused. Then this is my message है। देखिए, हम लोग जब स्लाइड्स तैयार करते हैं तो गूगल से आप पैराग्राफ कॉपी कर रहे हो, तो वो पैराग्राफ को आप सबसे पहले ना बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट करिए कि एक पैराग्राफ में 4 मैसेजेस है तो वो 4 क्या है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, यानी एक स्लाइड पे आपके 4 बुलेट्स आ गए। और मैं क्या कर रहा हूँ फर्दर, आपकी ये बुलेटिंग जो आ रही है इसको अभी सेपरेट स्लाइड में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी हर एक बुलेट के लिए एक सेपरेट स्लाइड, यानी क्या 4 पॉइंटर्स एक ही स्लाइड पे ना डालते हुए 4 अलग अलग स्लाइड्स आप बना लेंगे। अभी आप बोलेंगे कि सर इसकी वजह से तो नंबर ऑफ स्लाइड्स बढ़ जाएगी, और हम लोगों को तो बहुत कम टाइम दिया जाता है, स्लाइड ज्यादा रहेगी तो मैनेज कैसे होगा ये सब पूरा शो। देखिए, एक क्वेश्चन मुझे बार बार आता है कि सर सपोज एक घंटे का प्रेजेंटेशन है तो कितनी स्लाइड्स होनी चाहिए। इसको लेके रूल्स, यानी लोगों के परसेप्शन अलग अलग है। कोई बोलता है कि 1 मिनट के लिए एक स्लाइड सफिशिएंट हो जाती है। अभी मैंने हाल ही में पीएचडी के वाइवा के बारे में कुछ डिस्कशन चल रहे थे और बोल रहे थे, वहां पे चर्चा ये हो रही थी कि यार भाई तेरे को आधे घंटे का प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बोला है और तू 125 स्लाइड्स बना के लेके आया, तेरे को इतना भी मालूम नहीं है क्या। इट इज नॉट अबाउट दैट बॉस कि आपकी कितनी स्लाइड्स है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो टाइम दिया गया है वो टाइम में आपको जो बताना है क्या आप वो बता पा रहे हैं इफेक्टिवली, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक मुद्दा समझाने के लिए 4 स्लाइड्स यूज कर रहे हो और वो टाइम में मैनेज कर पा रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव है। इट इज नॉट अबाउट नंबर ऑफ स्लाइड्स। आप बिलीव करेंगे कि अभी अभी तक जो मेरी स्लाइड्स आपने देखी है, क्या आपने काउंट किया है कि कितनी स्लाइड्स देखी है? नो वे, कौन काउंट करता है बॉस। और काउंट करने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं हम लोग तो मैसेजेस लेने के लिए, टेक अवेज लेने के लिए बैठे। और हमारा ऑडियंस का भी इच्छा वही होती है कि आपका प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग है, काम की चीजें आप दे रहे हो, तो ये सब फालतू चीजों में कोई पट्टा नहीं है। आपके आपकी स्लाइड्स कोई काउंट नहीं करेगा। और आप बिलीव करेंगे कि आपने लगभग 150 स्लाइड्स से ऊपर मेरी अभी तक देख लिए हैं। पर बात ये हो रही है कि मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो आप तक इफेक्टिवली पहुंचा पा रहा हूँ क्या, और आपको वो समझ में आ रहा है क्या। इट इज नॉट अबाउट नंबर ऑफ स्लाइड्स। मुझे जो टाइम दिया गया है उसमें मैं मेरा शो मैनेज कर पा रहा हूँ क्या, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इट इज नॉट अबाउट नंबर ऑफ स्लाइड्स। सो ट्राई टू यूज इट लेनिएंटली कि। और यहाँ पे मैसेज तो ये है, जैसे एक एनालॉजी में दे रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि 4 बुलेट पॉइंट्स है तो उसको आप एक स्लाइड में कन्वर्ट करिए। ये देखिए, एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन को लेके चर्चा हो रही है। ये ऑर्डिनरी मेरे स्टूडेंट ने एक स्लाइड बनाई थी है, उसने गूगल से जैसे कि वैसा कॉपी पेस्ट कर लिया, हेडिंग दे दिया। उसके बाद गूगल से पूरा लिख के आया था, डेफिनेशन रिवील्स 4
की फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, और ये 4 फीचर्स क्या है? नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, 3 और 4। ये होगी ऑर्डिनरी स्लाइड। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ऑर्डिनरी स्लाइड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बना सकते हैं? ये 4 मैसेजेस है ना, इसमें मैसेज क्या है? ये हाइपन के बाद तो पूरा का पूरा ब्लाबला है, यानी क्या? ये पेड फॉर्म इज द कीवर्ड। मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी, दिस इज माय वे ऑफ प्रिपेयरिंग स्लाइड। और फिर मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ हाउ एडवर्टाइजिंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ पेड फॉर्म ऑफ पब्लिसिटी, एंड आई विल डेलिबरेट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट फॉर couple of minutes or so, and then I will get down to the second pointer. As you can see, advertising is a form of non-personal communication. As you can see, it is over here. इसमें ये पूरे के पूरे पैराग्राफ में मैंने उठाया क्या है, तो सिर्फ दिस इज द कोर मैसेज एंड ऑल दीज आर ब्ला ब्ला थिंग्स दैट वी शुड नॉट प्रेजेंट इट ऑन द स्क्रीन। पावरपॉइंट की स्लाइड में इसको हर एक चीज को डालने की जरूरत नहीं होती है। The third one is, as you can see, fourth one. All the 4 messages, I have used 4 different slides. That is important. So message is very clear. There should be one big message per slide. एक slide पे एक ही बड़ा message. That's the crux of effective presentation. देखिए, हम लोग जब डिफरेंस बिटवीन ऐसा कुछ डेलिब्रेशंस करते हैं, होता ही है हमारे पावरपॉइंट की स्लाइड्स में। एक ऑर्डिनरी स्लाइड कैसे बनेगी? इफ सपोज डिफरेंस बिटवीन IQ एंड EQ ये डिस्कस करना है, तो एक आम आदमी एक रूटीन कोर्स में इस तरीके का प्रेजेंटेशन बनाएगा, और जिसमें मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे ही चर्चा शुरू करोगे ना पहले मुद्दे से, तब तक आपका ऑडियंस ये सब पढ़ के मोकड़ा हो जाएगा। डोंट अलाउ। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको इस तरीके से ब्रेक करिए ना। ये पहला डिफरेंस IQ और EQ का। एज यू कैन सी, पहला पॉइंटर यहाँ पे आप डिस्कस करिए, और उसके बाद फिर नेक्स्ट पे जाइए। आप स्लाइड्स यूज कर रहे हो और बहुत ही जुडिशियसली यूज कर रहे हो, एट द सेम टाइम ये इफेक्टिव एक तरीका मुझे लगता है सीक्रेसी मेंटेन करना। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं हम। जस्ट अ मोमेंट। ओके, टिप नंबर 7 नाउ। वर्कआउट ऑन फॉन्ट टाइप एंड फॉन्ट साइज। ठीक है, आप सिंपल सा फॉन्ट भी चेंज कर देते हो ना, स्लाइड का लुक डिफरेंट आ जाता है। आप फॉन्ट के साइज के साथ भी थोड़ा प्ले कर लेते हो ना, स्लाइड का लुक 4 लोगों से अलग आ जाता है। और वही स्लाइड आपकी सिंपल फॉन्ट के साथ भी आप चेंजेस कर रहे हो, छोटे मोटे चेंजेस, तो भी स्लाइड का लुक बेहतर आता है, और लोग नोटिस करते हैं इन सब चीजों को। मैं थोड़ा सा डेलिब्रेशन कर रहा हूँ इसके ऊपर, फॉन्ट टाइप्स और फॉन्ट साइज को लेके। ठीक है, दिस इज द मैसेज, फॉन्ट मेक्स ऑल द डिफरेंस। आप देख रहे हैं यही जो चीज है, अभी जो मैंने ये FONTS लिखा है और उसके नीचे मेक ऑल द डिफरेंस, ये फॉन्ट्स जो है ये शायद आपने इससे पहले शायद ही देखे होंगे, या फिर आप जो रूटीन कोर्स ऑफ पीरियड में जो स्लाइड्स देखते हो उससे अलग तो फॉन्ट मैंने यूज किए हैं, और इसकी वजह से शायद स्लाइड 4 लोगों से अलग हो चुकी है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिंपल सी चीजें भी आप चेंज कर देते हो जो 4 लोग यूज कर रहे हैं, और हम लोग उनसे हटके थोड़ा भी कर लेते हैं, तो भी स्लाइड का लुक बेटर आ सकता है। दिस इज द मैसेज। मैं फॉन्ट्स को लेके कुछ चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, जब हम फॉन्ट्स की बात करते हैं तो 3 डिसीजंस होते हैं। एक होता है फॉन्ट टाइप, दूसरा होता है फॉन्ट साइज, और तीसरा होता है फॉन्ट फैमिली। ये तीनों को लेके मैं थोड़े से इनपुट्स दे रहा हूँ आपको। मैं 3 स्लाइड्स एक के बाद एक अभी आपको दिखा रहा हूँ। ट्राई टू टेक अ लुक ओवर इट, और चैट बॉक्स में अगर आप टाइप कर सकते हो आंसर आपका। मैं जैसे आपको पूछ रहा हूँ कि आप ये जो फॉन्ट देख रहे हो, ये स्लाइड जो देख रहे हो, इसमें जो टेक्स्ट है उसमें कौन सा फॉन्ट यूज किया गया है? मैं दूसरी स्लाइड दिखा रहा हूँ आपको, आप गेस कर सकते हो शायद। ओके, ये टाइम्स न्यू रोमन, नहीं एरियल एरियल, और ये टाइम्स न्यू रोमन सर, दिस वन। ये करेक्ट करेक्ट। एंटिका। नहीं, ये टाइम्स न्यू रोमन है, ये एरियल है, और ये कैलिब्री है। कैलिब्री जो है ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग होता है। आप MS ऑफिस के पैकेज में जो भी टाइप करोगे बाय बाय डिफॉल्ट वो कैलिब्री में टाइप होता है। यानी MS वर्ड लो आप, MS पावर पॉइंट लीजिए आप,
या फिर आप एमएस एक्सेल लीजिए। इसमें जब टाइपिंग करते हैं हम लोग तो बाय डिफॉल्ट ये कैलिब्री में टाइप होता है। आपको मैसेज शायद समझ में आ गया होगा कि जो जो इनबिल्ट फॉन्ट्स है वो छोड़ के अगर आप कोई एक फॉन्ट यूज करते हो तो भी हम लोग शायद एक बेटर स्लाइड क्रिएट कर पाते हैं। आप देखेंगे आपने शायद सही गेस किया है, पहला कैलिब्री था, दूसरा एरियल था, टाइम्स न्यू रोमन था। और ये ना बहुत ही कॉमन से फॉन्ट्स है और मैंने आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला और आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। उसका कारण क्या है मालूम है? मैं अगर आपको बोलता हूँ कि नीचे जो फॉन्ट दिख रहा है आपको, इसको गेस करिए। ये वाला मेन स्ट्रीम एंड डिफॉल्ट सेटिंग फॉन्ट्स आर बोरिंग। शायद गेस करने में तकलीफ होगी। और ये गेस क्यों कर पाए? क्योंकि ये फॉन्ट हमने जिंदगी में मालूम नहीं अनगिनत बार देखे हैं और यूज भी किए हैं, एंड वी आर क्वाइट फैमिलियर विद दैट। इसीलिए उसमें का नयापन कुछ रहा नहीं है। और स्लाइड बेटर कब होगी? जब आप ये तीन को छोड़ के चौथा फॉन्ट यूज करोगे तो स्लाइड बेटर होना शुरू हो जाएगा। आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा पर हमारे पास फॉन्ट की 300 चॉइसेस होती है। मैंने ये काउंट किया, ये स्लाइड बनाने के लिए मुझे टाइम लगा था। मैंने रियल ये ए से लेके जेड तक जो फॉन्ट्स हम लोगों को प्रोवाइड, तब मेरे पास 2010 का वर्जन था। 2010 में मैंने काउंट लिया था, ये आ रहा था लगभग 288 के आसपास कुछ आ रहा था। मैंने इसको राउंड ऑफ करके 300 कर दिया था। हमारे पास 300 फॉन्ट्स की चॉइस है और आज हम 3 फॉन्ट्स ही यूज कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर पहले बोल भी रहा था कि हम पावर पॉइंट में जो फंक्शंस अवेलेबल हैं उसमें से कंजर्वेटिव सिर्फ 3% फंक्शंस यूज कर रहे हैं। 97% फंक्शंस हम यूज ही नहीं कर रहे हैं जो बेहतरीन लुक दे सकते हैं हमारे पावर पॉइंट की स्लाइड्स को। मेरा मैसेज ही यही है कि 300 की चॉइस होने के बाद हम सिर्फ 3 की यूज कर रहे हैं, चौथा पांचवा। तो ये कौन सी यूज करनी चाहिए, इसको लेके भी कुछ कन्वेंशंस है, वो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। पर उससे पहले थोड़ा सा फॉन्ट फैमिली को लेके बात करते हैं। फॉन्ट की फैमिलीज होती है, जितने भी फॉन्ट्स दुनिया में अस्तित्व में, लाखों फॉन्ट्स हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस। लाखों फॉन्ट्स है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और ये पूरे के पूरे फॉन्ट्स को दो फैमिलीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है सेरिफ फैमिली और दूसरा होता है सैंस सेरिफ फैमिली। ये फॉन्ट के नाम नहीं है, हाँ, ये फॉन्ट की फैमिलीज है। ये फैमिलीज क्या है मैं समझा रहा हूँ। पहले बात करते हैं सेरिफ की। सेरिफ का मतलब है ये जो बेसेस दिख रहे हैं आपको, ये बेस को सेरिफ कहते हैं। अभी इसमें ना सेरिफ फैमिली का जो हेड है यानी पेरेंट जो है, मुखिया, वो है जॉर्जिया। इसको जॉर्जिया फैमिली कहते हैं। जॉर्जिया नाम का फॉन्ट है। आप देखेंगे आपके पास भी अभी भी एमएस ऑफिस का कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट हो या एक्सेल हो ओपन होगा तो आप देख सकते हैं वहां पे कि जॉर्जिया नाम से आपको उसमें एक फॉन्ट दिखेगा। और जॉर्जिया है सेरिफ फैमिली का हेड। और जॉर्जिया में हम लोग जो कॉमनली यूज करते हैं वो है टाइम्स न्यू रोमन। आप नोटिस करेंगे टाइम्स न्यू रोमन में यहाँ पे बेसेस है। देख रहे हैं? हर वर्ड के नीचे बेस है। और सेरिफ फैमिली जो है, सेरिफ फैमिली ये जनरली डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए यूज होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सेरिफ फैमिली के कुछ फॉन्ट्स, बहुत सारे फॉन्ट्स है इसमें भी, जिसमें बेसिस ग्लेरिंगली आपको दिखेंगे। और ये फॉन्ट्स डॉक्यूमेंट में ज्यादा बेटर जाते हैं, यानी न्यूज़पेपर या मैगजीन्स के लिए आपको कुछ करना है या इवन कोई वर्ड डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो उसमें ये बहुत बेटर, यानी आपको पीएचडी का थीसिस तैयार करना है तो हमको टाइम्स न्यू रोमन ज्यादा रिकमेंडेड है। टाइम्स न्यू रोमन में बहुत बेटर दिखता है। पर वही प्रेजेंटेशन की बात आती है ना तो हम जनरली सेरिफ फैमिली के फॉन्ट्स यूज नहीं करते हैं। ये ऐसा कहीं मैंने पढ़ा, ये रिटर्न में मैंने पढ़ा है, मुझे आई एम फॉर श्योर आई रिकॉल द थिंग्स कि सेरिफ जो है वो डॉक्यूमेंट में बेटर जाता है, पावर पॉइंट की स्लाइड्स में नहीं। पर इसके कुछ बेटर फॉन्ट्स की अगर बात करते हैं जो पावर पॉइंट की स्लाइड में बेटर जा सकते हैं, जिसमें टाइम्स न्यू रोमन बोधोनी नाम से एक फॉन्ट है, जॉर्जिया। उसके बाद 11 मिनट तो मैं खुद यूज करता था पहले पहले। पर जब मुझे पता चला कि ये सेरिफ वाले पावर पॉइंट पे अच्छे नहीं दिखते हैं तो मैंने 11 मिनट यूज करना बंद कर दिया। पर अदरवाइज ये चार बहुत ही क्वालिटी फॉन्ट्स माने जाते हैं आपके सेरिफ फैमिली के। आप देख सकते हो आपकी इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, और इनबिल्ट होते ही है हमारे इसमें। जो 300 बता रहा था मैं, इसमें होंगे ये चारों है ही फॉर श्योर है, क्योंकि मैंने चारों एक जमाने में यूज किए हैं। उसके बाद आता है दूसरी फैमिली, इसको कहते हैं सैंस सेरिफ। सैंस का मतलब है नो, और सेरिफ का मतलब आपको मालूम है वो जो बेस कह रहे थे हम लोग, नो बेसिस। और इसका जो हेड है, फैमिली का हेड, वो है वर्दाना। और वर्दाना नाम का भी फॉन्ट है। आप देख सकते हैं, आप जो एमएस वर्ड का पैकेज यूज करते हैं, वर्ड हो या एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, उसमें वर्दाना आपको दिखेगा।
वर्धा में आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी बेसिस नहीं है, और हमारा जो बहुत ही कॉमन फॉन्ट हम लोग जो सैंस सेरिफ फैमिली का यूज करते हैं वो है एरियल। एरियल में आपको यहाँ बेसेस नहीं दिख रहे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस दिख रही है आपको, ना ही ऊपर बेस है ना ही नीचे बेस है, कहीं पे भी बेस नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसे जाता है। और ऐसा कहते हैं कि पावर पॉइंट की स्लाइड में सैंस सेरिफ फॉन्ट्स बहुत बेटर दिखते हैं। पावर पॉइंट के स्लाइड्स पे सैंस सेरिफ फॉन्ट्स जो है वो बहुत बेटर दिखते हैं। सैंस सेरिफ पे कुछ बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी ये जो मैं बता रहा था ना कि दुनिया के बेस्ट प्रेजेंटर्स वगैरह, एक जमाने में हेलवेटिका बहुत चलता था, इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी बेस्ट प्रेजेंटर्स है वो हेलवेटिका यूज करते थे। और हम में से शायद बहुत ऐसे सारे लोग होंगे कि हेलवेटिका हमको शायद आज पता चल रहा होगा, पर आज दुनिया ने हेलवेटिका यूज करना बंद कर दिया, इतना ज्यादा ओवर यूज हुआ है ये इंटरनेशनली अगर बात करते हैं। पर हम लोग तो इंडिया में है, हेलवेटिका आज भी आप यूज कर सकते हो। इसमें फ्यूचरा एवेनियर एक अच्छा फॉन्ट है। गिल सैंस आपके इसमें होगा ही, जी में जाके देख लीजिए आप, गिल सैंस में देखिएगा। और फ्यूचरा तो मैं खुद यूज करता था। और एक CWMT नाम से एक फॉन्ट है जो मैं बहुत यूज करता था पहले, जो सैंस सेरिफ फैमिली का था। और ये कुछ एग्जांपल्स है, तहोमा मैंने बहुत यूज किया, तहोमा, वर्दाना, अच्छे दिखते हैं ये फॉन्ट्स। हेलवेटिका, इस स्लाइड पे पहले मैं बहुत यूज करता था इन सबको। आप भी देख रहे हैं यहाँ पे भी ये सैगो नाम का फॉन्ट है, तो फॉन्ट देख के बता सकता हूँ मैं क्या है। SAGOU नाम का है, सैगो UI नाम से आप देख लीजिएगा, आपके इसमें लिस्ट में होगा ये फॉर श्योर। और ये भी सैंस सेरिफ फैमिली का ही है, ये भी मैंने बहुत यूज किया है, सैगो UI। तहोमा भी यूज किया हमने बहुत सारा, वर्दाना भी यूज करता था मैं पहले। अभी तो थोड़ा सा जैसे जैसे लर्निंग हो रहा, मैं खुद भी बोर हो जाता हूँ ना, वही वही चीजें आपके लिए तो शायद नहीं होती है क्योंकि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, पर मैं तो ये कितने सारे सेशंस लेते रहता हूँ, तो मुझे भी तो स्क्रीन पर नया कुछ तो भी चाहिए होता है, तो इसलिए मैं भी पॉइंट्स हमेशा चेंज करते रहता हूँ। ये 5 फॉन्ट्स किसी एक किताब में मैंने पढ़ा था, उन्होंने रिकमेंड किए थे, हेलवेटिका, गैरामोंट, फ्यूचुरा, गिलसेंस और रॉकवेल। पर इट इज टोटली अप टू यू, स्क्रीन पे जो बेटर दिखेगा आपको, आंखों को अच्छा दिखेगा वो यूज करना चाहिए, और उसमें भी सैंस सेरिफ है तो ज्यादा बेटर। उसके बाद फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज की बात करते हैं। फॉन्ट टाइप को लेके तो मैंने चर्चा कर ली है। फॉन्ट साइज की बात करते हैं। आइडियली फॉन्ट साइज कितना बड़ा होना चाहिए? आप देखेंगे ये स्लाइड है और इसमें फॉन्ट साइज, और ये एक PhD प्रेजेंटेशन का है, रियल लाइफ पे एग्जांपल है, और मैंने कुछ भी नहीं किया है इसमें से, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है मैंने ये। आप देख रहे हैं कि फॉन्ट साइज यहाँ पे 16 पेज चला गया है। और आप देख रहे हैं टेक्स्ट कितना सारा, टेम्पलेट फिर से वही घिसा पीटा। तो ये स्लाइड स्लाइड रही ही नहीं है, ये डॉक्यूमेंट जैसा आ रहा है, और ये जो शब्द है ये पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है, और टेक्स्ट भी ज्यादा है। और टेक्स्ट ज्यादा इसकी वजह से तो शायद फॉन्ट साइज आप बढ़ा नहीं पा रहे हो, बढ़ा लोगे तो ये और भी भद्दा दिखना शुरू हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स पावर पॉइंट में फॉन्ट का साइज कितना होना चाहिए? इट शुड नॉट बी लेस देन 30 पॉइंट। और PhD के सेंस में, क्योंकि ये अगर PhD का स्लाइड है आपका, PhD के प्रेजेंटेशन का, तो ऑफ कोर्स इसमें फॉन्ट साइज और भी ज्यादा सेंसिटिव क्यों हो जाता है? क्योंकि आपके जो एग्जामिनर्स है ना, मैंने ये नोटिस किया है, एग्जामिनर जो आपके वाइवा लेने आते हैं PhD का, उनकी एज आप ऑब्जर्व करिए, मैंने किया है। मुझे ये रियलाइज हुआ कि 45 के नीचे जनरली एवरेज एज नहीं होती है, 45 के अबव ही ये लोग होते हैं जो एक्सटर्नल एग्जामिनर करके आते हैं। और आपको भी मालूम है, ह्यूमन टेंडेंसी या एक कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है कि 40 के बाद स्पेक्स लगना शुरू हो जाता है, आई साइट थोड़ी कमजोर होना शुरू हो जाता है। और आपके एग्जामिनर 50-55 के आसपास के होते हैं, और उनको भी विजिबिलिटी का प्रॉब्लम होगा ही ना, फॉर श्योर। तो अगर आप ये इतने बारीक फॉन्ट में उनको स्लाइड्स दिखा रहे हो तो वो पढ़ना नहीं चाहेंगे, और वो इरिटेट हो जाते हैं। मैंने तो देखा भी कितनी बार, हम देखा RRC में कि वो डांटते हैं कि ये क्या बना के लाया है भाई, हम कैसे पढ़ेंगे इसको, थोड़ा तो आप कंसिडर करिए। और मैं भी एक जगह लेक्चर लेने गया था यूनिवर्सिटी में, मेरे से पहले 2 दिन का वर्कशॉप था। पहला दिन था वर्कशॉप का जो दूसरे किसी रिसोर्स पर्सन ने लिया था, फुल डे वर्कशॉप था वो। और उस दिन शाम को मेरे को ऑर्गेनाइजर का फोन आया, और उन्होंने कहा कि सर स्लाइड्स बनाते वक्त थोड़ी केयर लीजिए, हमारा ऑडिटोरियम हॉल है पूरा, लगभग 300-400 की ऑडियंस है। और आज सर इंसिडेंटली ऐसे हुआ कि जो पीछे लड़के बैठे थे, पीछे क्या सर, आगे जो लड़के बैठे थे उनको ही दिख नहीं रहा था कि जो रिसोर्स पर्सन ने स्लाइड बना के लाई थी उसमें लिखा क्या है। तो हम लोगों को उस तरीके से फीडबैक आया है, तो आप थोड़ा सा सर प्रिकॉशन दीजिए, आपका कल सेशन है पूरा। तो मैंने उनको बोला कि सर यू जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल टेक केयर ऑफ इट, एंड आई ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ इट, एंड आई डोंट थिंक स्टूडेंट विल फेस एनी प्रॉब्लम रीडिंग माय स्लाइड्स।
तो ये आपका ऑडियंस ये चाहता है ना कि आपने जो लिख के लाया है वो एक बार पढ़े, तो उसके लिए तो टाइम निकाल के बैठा है बंदा अगला पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और आप अलाउ ही नहीं कर रहे उसको, तो आपको फीडबैक फिर इस तरीके से आता है और वो प्रेजेंटेशन याद तो रह जाता है पर ऐसे कारणों की वजह से याद रहता है। इसको तो हम इफेक्टिव प्रेजेंटेशन नहीं कहेंगे ना। तो 30 से ऊपर अगर आप जाते हो तो फॉन्ट साइज बेटर लगना शुरू हो जाता है। मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ आपको। ये सेग्यू यूआई में मैंने कुछ बनाया है। 20 पॉइंट कुछ ऐसा दिखेगा पावर पॉइंट की स्लाइड में, 24 ऐसा, 30 ऐसा। 30 के ऊपर जाओगे तो ये 36 इस तरीके से दिखेगा, 40 इस तरीके से, 44 इसके ऊपर और अगर जाओगे तो ये भद्दा लगना शुरू हो जाएगा, ये आंखों पे चुभना शुरू हो जाएगा। तो बेटर ये है कि 30 टू 44 आइडियली ये कंसिडर किया जाता है। और ये आप जो देख रहे हो यहाँ पे, ये मैंने 40 में तैयार किया है और इट इज लुकिंग गुड, पढ़ने में आ रहा है ठीक ठाक से। तो मैं जनरली 36-40 यूज करता हूँ। और वो फॉन्ट साइज के साथ खेलता भी हूँ, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं उसके लिए स्मॉल फॉन्ट्स आपको देखा होगा आपने, और जो मुझे हाईलाइट करना है उसके लिए मैं 40 का फॉन्ट यूज कर रहा हूँ। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टू प्रिपेयर योर स्लाइड्स, यू कैन से। कुछ फॉन्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे आपको बहुत, जैसे मैंने बताया आपको कि लाखों फॉन्ट्स अवेलेबल है, उसमें से आपको कुछ अच्छे फॉन्ट्स डाउनलोड करने हैं। तो कुछ साइट्स हैं जिसमें darkfont.com बहुत ही पॉपुलर साइट है दुनिया में, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हो इजीली, बिल्कुल। अ, दूसरा एक साइट है फॉन्ट स्क्विरल नाम से, यहाँ पे भी हजारों लाखों फॉन्ट्स है जो आप डाउनलोड कर सकते हो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे फॉन्ट्स दिए हैं, जो आप आसानी से, उसका डिस्प्ले भी दिया है कि ये फॉन्ट का नाम और वो कैसे दिखेगा, और वो पूरा का पूरा लिस्टिंग है ऐसा अल्फाबेटिकली। तो जो आपको आंखों से अच्छा लग रहा है वो आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते, उसी के सामने डाउनलोड की बटन भी होती है। ये अर्बन फॉन्ट्स आप जैसे देख रहे हो अल्फाबेटिकली पूरा का पूरा, आप ए वाले फॉन्ट चाहिए यहाँ पे क्लिक कर लीजिए तो लिस्ट आ जाएगी पूरी। और एक मैसेज जो गाय कावासाकी सर ने भी दिया है कि वो बोल रहे हैं कि डेकोरेटिव फॉन्ट स्लाइड में यूज नहीं करने चाहिए। और बहुत सारे स्लाइड में आपने ये भी देखा होगा कि कॉमिक सेंस नाम के एक फॉन्ट जो कॉमिक के लिए बना है, पावरपॉइंट की स्लाइड में यूज नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, बच्चों के लेवल पे, नर्सरी के लेवल पे आप पढ़ा रहे हो, उनके प्रेजेंटेशंस तैयार कर रही हो, वीडियोस तैयार कर रहे हो, वो समझ में आने लायक चीज है। पर आप पीएचडी पे कोई, पीएचडी लेवल पे कोई प्रोग्राम ले रहे हो, कॉमिक सैन का फॉन्ट यूज कर रहे हो, तो इट डजंट लुक गुड, इमेच्योर सा जैसा लगता है। कल एमटी ये जो फॉन्ट है ये फैशन की दुनिया के लिए बना है, कुछ लोग यूज करते हैं क्योंकि ये डेकोरेटिव लग रहा है, बट इट शुड नॉट बी यूज। अल्गेरियन, ये भी मैंने बहुत सारी स्लाइड्स में खास करके स्टूडेंट्स लेवल पे मैंने देखा है कि मालूम नहीं कि क्यों यूज करते हैं, ये पढ़ने में तकलीफ होती है अल्गेरियन को। वी आर ऑन टू टिप नंबर 8 नाउ। सिंपल सी टिप है, ट्राई टू अवॉइड पैच वर्क। अब ये पैच वर्क क्या है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, rather डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसको कहते हैं पैच वर्क। आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इस तरफ है आपका बैकग्राउंड, और ये है आपने जो गूगल से इमेज लेके आए हैं वो। ये दोनों में आपस में मैच ना होना। पैच का मतलब अगर डिक्शनरी या लिटरल मीनिंग अगर आप देखते हो तो फिगर लावना म्हणतात ना मराठीत, तो इट इज लुकिंग लाइक दिस, कि जबरदस्ती कुछ तो भी लाके आपने रख दिया है स्लाइड पे। इसकी वजह से ना स्लाइड का लुक मार खा जाता है। और आपने मेरी भी स्लाइड्स देखी है, आपने कहीं पे भी पैच वर्क नहीं देखा होगा कि बैकग्राउंड किसी एक तरफ जा रहा है, दूसरा कहीं गूगल से इमेज लाके रख दी है एंड ऑल। इससे ना स्लाइड का लुक मार खा जाता है। अनप्रोफेशनल सा तरीका है ये पावरपॉइंट की स्लाइड्स बनाने का। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड कहीं और जा रहा है, टेक्स्ट कहीं और जा रहा है, और ये बस इमेज लाके रख दी है। ये मैंने स्लाइड बनाई नहीं है, ये रियल लाइफ एग्जांपल ही है। आप देख रहे हैं ये भी रियल लाइफ एग्जांपल है। ये स्लाइड का बैकग्राउंड कहीं और जा रहा है और ये इमेज का बैकग्राउंड कहीं और जा रहा है। एज यू कैन सी ये इमेज फिर से लाके रख दी है। तो ये ग्लेरिंगली नोटिस हो जाता है कि ये कहीं और, ये कहीं और जा रहा है। तो वी शुड अवॉइड यूजिंग दिस और मेकिंग अवर स्लाइड्स लाइक दिस। This is what is called as the patchwork. Another example. अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं होता है इससे। ये सब रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, as you can see. And many of us might have seen such kind of slides. और हमने शायद बनाए भी होंगे ऐसे। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि try to avoid using such kind of patchworks. आप देख रहे हो फिर से। अभी ये पैचवर्क नहीं करना है तो फिर ऑफ कोर्स इसको एक इसी स्लाइड को बेटर कैसे कर सकते हैं, एज यू कैन सी पॉसिबली अ बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्लाइड। इसमें क्या किया है हमने, ये आपका बैकग्राउंड है और ये गूगल से इमेज लेके आए हैं हम लोग।
तो आप क्या करेंगे, गूगल का ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है इमेज का, ये है व्हाइट, और ये जो बैकग्राउंड है इसको भी आप व्हाइट कर देते हो और इसका प्लेसमेंट प्रॉपर कर देते हो, तो ये स्लाइड ऐसी बन जाएगी एज यू कैन सी, बट इट इज लुकिंग मोर प्रोफेशनल ना। देखिए इस तरीके से स्लाइड ना बनाते हुए इस तरीके से बना सकते हैं आप। दोनों का बैकग्राउंड जो है मर्ज किया गया है एज यू कैन सी, यानी ये वाला बैकग्राउंड और ये वाला बैकग्राउंड मर्ज कर दिया गया है, तो इसको बेटर लुक आ रहा है। इसके ऊपर कुछ भी लिखिए आप, ये बेटर ही लगेगा। फार्मास्यूटिकल रिसर्च जो भी आप लिखोगे बेटर लगेगा ये। और एक एग्जांपल आप देख सकते हो, इसी को और बेटर कर सकते हैं एज यू कैन सी, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द मर्जिंग ऑफ बैकग्राउंड। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये दो अलग चीजें हैं, आपको लगेगा कि ये सिंगल चीज है, पर आप देख सकते हैं ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, देख रहे हो आप। और इसको स्मार्टली मैंने, अभी आप देखिए इसको मर्जिंग करके ही ये स्लाइड का लुक देखिए कहाँ से कहाँ चला गया। अगर ये स्लाइड इस तरीके से मैंने कुछ बैकग्राउंड लिया होता, तो डिफरेंस पता चल जाएगा, बट बेटर। और ये ऐसा भी नहीं रखा जाता है, ये ऐसे रखते हैं रखने वाले, ऐसे रखते हैं और यहाँ पे कुछ तो भी टेक्स्ट लिखेंगे। तो मुझे नहीं लगता एक अच्छा आइडिया है ये पॉइंट की स्लाइड बनाने का। ट्राई टू मर्ज इट, एकदम प्रोफेशनल लुक आ जाता है एज यू कैन सी। ये भी दो अलग चीजें हैं एज यू कैन सी, अच्छा लगता है, एलिगेंट लुक लग रहा है इसका। और एक केयर ये लेनी है कि जो भी इमेजेस आप डाउनलोड कर रहे हैं, ये अगर एचडी लेते हैं आप, हाई रिजोल्यूशन का मतलब होता है 1000 पिक्सल के ऊपर। अगर आप जाते हो ना तो प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर, जैसे आप ये देख रहे हो 1600 पिक्सल का है 1600, मुझे अभी भी याद है जब भी डाउनलोड कर रहा था 1600 पिक्सल। और आप देख रहे हैं मैंने किया क्या है, यहाँ पे ये रख दिया और ये सिर्फ टाइप किया मैंने, इसका कलर और इसका कलर मैच कर दिया, और मैसेज जो आपको देना है, क्या बात है, व्हाइट बैकग्राउंड्स मैजिक। तो रिजोल्यूशन भी आप एक बार चेक कर सकते हैं जब आप इसको डाउनलोड करते हो इमेजेस को। 1000 पिक्सल के ऊपर अगर रहा तो और भी बेटर प्रेजेंटेशन आता है एज यू कैन सी। दिस इज मर्जिंग एंड यूज ऑफ judicious use of white background as you can see. We're on to tip number 9 now. वो टिप में जाने से पहले ही, ठीक है, ये पहले शेयर कर लेता हूँ मैं, बाद में अगर टाइम रहा तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं जो मेरे मन में अभी है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है टिप नंबर 9, ट्राई टू स्ट्रेच द इमेज टू फिट द विंडो। इसका मतलब क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप, सपोज ये आपका बैकग्राउंड है, तो जनरली रिसर्च स्कॉलर्स क्या करते हैं, कुछ तो भी बैकग्राउंड है, टेम्पलेट ही होता है जनरली, और ऐसे कुछ तो भी इमेज यहाँ पे या यहाँ पे ऐसी कुछ रखी जाती हैं, यानी टेक्स्ट पहले एडजस्ट कर लेते हो, बची हुई जगह में इमेज डालते हैं। ओके, तो ये एक अच्छा आइडिया नहीं है पावरपॉइंट की स्लाइड्स बनाने का कि किसी कोने में रख देना, फिर वो इमेज का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। आपने इंपॉर्टेंस किसको दिया है, तो यहाँ पे आप जो वर्डिंग कर रहे हो ये हावी हो रहा है ये पिक्चर पे, यानी कि आप बोल रहे हो पिक्चर मत देखिए, मैंने जो लिख के लाया वो पढ़िए, और मैं एग्जैक्टली उल्टा बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ विजुअल के थ्रू मैसेज देने की कोशिश करिए, ये कम कर दीजिए और इसका इंपॉर्टेंस बढ़ा दीजिए। यानी क्या, आप जब इमेजेस यूज कर ही रहे हो तो उसको आप जुडिशियसली यूज करिए और ट्राई टू फिट इट द विंडो। एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, यानी ऐसे बिट्स एंड पीसेस में कहीं पे भी इमेजेस प्लेस कर दोगे तो वो स्लाइड में मजा नहीं आता है। आप देख रहे हैं टेम्पलेट और ये इमेज ला के रख दिए, यहाँ पे कुछ लिखा जाएगा, इसके नीचे कुछ लिखा जाएगा एंड ऑल, ये स्लाइड में मजा नहीं आएगा। आप देख रहे हैं, अभी मजा कब आएगा, जब इस स्लाइड को आप स्ट्रेच टू विंडो कर दो एज यू कैन सी। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
इस इमेज को ऐसे ना रखते हुए इसको स्ट्रेच कर दीजिए टू ऑक्यूपाई द फुल विंडो, फुल कैनवास। इसका लुक देखिए आप, एज यू कैन सी, ये ऐसा ना रखते हुए कोंटे कांटे में, इसको स्ट्रेच टू द विंडो कर दीजिए, मजा आ जाता है। इसको मैं कहता हूँ थिएटर इफेक्ट। आप देख रहे हैं कि आप थिएटर में गए हो, 70 mm का स्क्रीन लगा हुआ है और आपको पिक्चर सिर्फ एक छोटे से हिस्से में दिखाया जा रहा है। आप बोलोगे ना कि क्या बेवकूफी है यार, ये पिक्चर देखने आए हैं हम लोग तो ये क्या छोटी, इतना बड़ा पर्दा होने के बाद छोटा सा क्यों दिखा रहे हो उनको पिक्चर। वही बात मुझे यहाँ पे भी लगती है पावर पॉइंट की स्लाइड में। इमेजेस यूज कर रहे हो ना, इमेजेस इंपॉर्टेंट लग रही है ना आपको, तो फिर दिखाइए ना उसको थिएटर इफेक्ट दे दीजिए। अभी ये वाली आप देखिए जस्ट, जब मैं इसको फुल स्ट्रेच टू विंडो करता हूँ, ये देखिए इफेक्ट इसका, लग रहा है ना थिएटर में बैठे हैं। बात वही है बस। और देखेंगे कुछ कुछ पिक्चर्स, ये देखिए मजा देखिए इसका, डिफरेंस देखिए। इसी को मैं फुल स्ट्रेच कर देता हूँ, इफेक्ट देखिए आप, नोटिसेबल इफेक्ट, एज यू कैन सी। सिंपल सी ट्रिक है, इसमें करना कुछ भी नहीं है बहुत सारा। तो मैसेज ओवर हियर इज योर स्लाइड्स शुड बी सुपर साइज्ड। You just try to occupy each and every corner of your slide or canvas available to you with your images. And if you feel your images are important, then emphasize on it. Na? Try to explain your pointers with the help of images, because those are relevant images. We are down to tip number 10 now. दिस इज द मैसेज। आपने इमेज तो स्ट्रेच टू विंडो कर दी है, और आपको अभी बोलेंगे कि सर टेक्स्ट कहाँ आएगा, तो मैं बोल रहा हूँ टेक्स्ट इमेज के ऊपर आने दीजिए। डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। देखिए रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपको लग रहा है कि ये बहुत ही रिलीवेंट है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव के साथ ये इमेज जा रही है, ये ऑब्जेक्टिव टारगेट दिख भी रहा है, तो आप इमेज ऐसे रख के नीचे क्यों लिख रहे हो ना। इसी को कैसे कर सकते हैं, इसको एक्सपांड कर दिया है। आज आपने देखा होगा ना मेरा पहला स्लाइड लर्निंग ऑब्जेक्टिव में मैंने यही यूज किया था। तो ऐसे लिख के थोड़ी ना यहाँ पे ऐसे छोटी सी इमेज दिखा के ऐसे थोड़ी ना, ये देखिए ये बेटर पिक्चर है मेरे ख्याल से। विराट कोहली को आपको दिखाना, ऐसे क्यों दिखा रहे हो, ऊपर विराट कोहली और नीचे उसका नाम, मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से दिखाइए ना दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पोस्टर इफेक्ट। बुक के कवर का इफेक्ट है ये। शाहिद कपूर को दिखाना है, ऐसा ना दिखाते हुए ऐसे दिखाइए ना आप, मजा आ जाता है। ट्राई टू राइट टेक्स्ट ओवर द पिक्चर सो एज टू अचीव द इफेक्ट। एज यू कैन सी दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द पोस्टर इफेक्ट। देख रहे हैं आप इसमें और इसमें कितना जमीन आसमान का फर्क है। ये देखिए सिंपल सी बात है बस। We're on to tip number 11 now. This is the message. Try to localize and customize. ये मेरा प्योर मैसेज आशीष लिंगे वाला। ये टिप मैंने कहीं पढ़ के नहीं तैयार की है, ये मेरा खुद का ही ऑब्जर्वेशन है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये क्या है। और ये ट्रिक ना काम भी कर रही है, लोग मेरे प्रेजेंटेशंस अप्रिशिएट करते हैं। उसमें एक फैक्टर मुझे लगता है जो मेरे डिस्कशंस होते हैं, दैट इज लोकलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन ऑफ द पावरपॉइंट स्लाइड्स। व्हाट इट इज अबाउट, वी आर ऑन टू इट नाउ। क्योंकि हम लोग जब पीएचडी की स्लाइड्स बनाते हैं तो डेटा कलेक्शन नाम से कोई एक हेड तो होगा ही ना आपका। तो डेटा कलेक्शन ऐसा हेड देते हुए भी प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा ऐसे लिखते हैं नीचे लोग। यहाँ पे तो हेडिंग आ जाएगा। एक नॉर्मल जो स्कॉलर है वो अगर ये पीपीटी बनाएगा तो यहाँ हेडिंग में डेटा कलेक्शन दे देगा, और फिर यहाँ पे प्राइमरी डेटा, सोर्सेस ऑफ प्राइमरी डेटा, सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स एंड ऑल। ये होगी ऑर्डिनरी स्लाइड। मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा कलेक्शन के बारे में बात करनी है ना, आपने खुद डेटा कलेक्ट किया ना, दिखा दीजिए ना। ये देखिए जब मैं मेरे सेकंड पीएचडी के लिए डेटा कलेक्ट कर रहा था, उस वक्त मैंने पिक्चर्स ले लिए रियल लाइफ के। आपके एग्जामिनर ये भी चाहते हैं कि आपने सही में डेटा कलेक्ट किया है क्या, फील्ड पे आप गए हैं क्या। तो सबटली यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है ना, आप अपना खुद का पिक्चर दिखा रहे हो, यू आर इन एक्शन, यू आर कलेक्टिंग डेटा एंड यू आर शोइंग इट, और ये रिलीवेंट भी लगता है। एज यू कैन सी दिस इज व्हाट आई एम रेकनिंग इट एज द कस्टमाइजेशन ऑफ मैसेजेस, कि आपको जो कहना है विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स यू आर एक्चुअली एम्फसाइजिंग इट, एंड दैट इन अ वेरी सब्टल मैनर है। एज यू कैन सी अनदर वन व्हिच आई हैव रिसेंटली प्रिपेयर्ड, और ये सब मैंने पावरपॉइंट में ही बनाई, ये जो है ना आप देख रहे हैं इसको, ये पीछे की चीजें आपको ट्रांसपेरेंटली दिख रही है। ये राउंड को मैंने ग्रीन कलर दिया है, वो भी ट्रांसपेरेंट ग्रीन कलर। यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, ये अलग चीज है शेप, ये टेक्स्ट अलग चीज है। इसको बैकग्राउंड दिया गया है। ये बनाने के लिए मुझे हार्डली 1.5 मिनट लगा था, और इसका मैजिक आप देखेंगे ना बहुत ही बेहतर, ऐसा लगता है कोई पोस्टर देख रहे हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ लोकलाइजेशन की।
ये ना एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम मुझे लगता है कि जो बहुत सारे प्रेजेंटर्स इग्नोर कर देते हैं। और कारण भी ये है कि हम इतना ज़्यादा सोचते नहीं है हमारे प्रेजेंटेशन को लेके। मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर को लेके कोई प्रेजेंटेशन करना है, तो ऑफ कोर्स सर ने बताया है कि इमेजेस ले लीजिए, हाई रेजोल्यूशन की ले लीजिए और उसको स्ट्रेच टू विंडो कर दीजिए, सब कुछ रूल फॉलो हुए हैं अभी इसमें। हाई रेजोल्यूशन का पिक्चर है, कंज्यूमर दिख रहे हैं। ओके। वैशाली मैडम शायद आप अनम्यूटेड हैं। वैशाली मालोदे मैडम थोड़ा सा प्लीज म्यूट करेंगे। ओके, मैं समझा रहा था लोकलाइजेशन यानी क्या। तो ऑफ कोर्स हम लोग नागपुर में एक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर को लेके, और यहाँ पे रूल्स तो सब फॉलो किए गए हैं प्रेजेंटेशन को लेके। पोस्टर इफेक्ट आ चुका है, सब कुछ है यहाँ पे, पर फिर भी ये स्लाइड में मजा नहीं है। इसका कारण ये है, नागपुर में हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं और दिखा किसके रहे हैं, तो हम लोग फ्रेंच और अमेरिकन को दिखा रहे हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या हमारे यहाँ नहीं है? हम लोग तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं ना कि इंडिया के कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, फिर हम लोग फ्रेंच और अमेरिकन क्यों दिखा रहे हैं? इसका एक बेटर सोल्यूशन ये लगता है मुझे कि हम लोग हमारा एक खुद का ही पिक्चर बैंक अगर बना लेते हैं। अगर हम लोग हमारे खुद के ही स्नैप्स यूज करते हैं हमारे प्रेजेंटेशन में। आप अपने कॉलेज का प्रेजेंटेशन कर रहे हो और गूगल की इमेजेस चाइनीज जापानीज कॉलेजेस दिखा रहे हो आप, तो इट डजंट लुक गुड। आप अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को अगर दिखाते हैं, स्टूडेंट्स रिलेटेड कुछ प्रेजेंटेशन चल रहा है, वो बात में ना दम आ जाता है, आपका ऑडियंस आपके रिलेट करना शुरू कर देता है और आपके स्टूडेंट्स को बड़े स्क्रीन पे वो खुद दिखते हैं। तो देखिए कैसे चार्म आता है पूरे ऑडिटोरियम में, अबे देख 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 वो तू दिख रहा है। ऑडियंस दे गो क्रेजी बॉस, और एकदम कनेक्ट होना चालू हो जाता है उनका, एंटरटेन हो जाते हैं, वो रिलेट करना शुरू कर देते हैं। एंथुसियाज्म एकदम पिक लेवल पे, उसके बाद आप जो भी बताएंगे ना वो मैसेजेस का सीरियसनेस बढ़ जाता है, बिकॉज दे स्टार्टेड कनेक्टिंग विथ यू। So you have realized the pulse of your audience, boss, and that is all the more important, and that you can achieve by using customized images, you can say, or localized images। और कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर की स्लाइड आपको दिखानी है ना, तो इस तरीके से ये चाइनीज जापानीज फेसेस ना दिखाते हुए आप, अभी आपका ऑडियंस, नागपुर का ऑडियंस रिलेट कर पाएगा कि यार ये शायद नागपुर का ही किसी सुपरमार्केट का है, या एटलीस्ट ये इंडिया का था, या शायद महाराष्ट्र का तो है, और ये फेसेस भी इंडियन दिख रहे हैं। हमारे टिपिकल कॉमन हाउस होल्ड जो है वो दिख रहे हैं जिनके बिहेवियर की बात हो रही है, तो ये थोड़ी सी बेटर स्लाइड लगती है मुझे इससे। देखिए, रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, ये अगर टॉपिक पे बात करनी है तो आप देख रहे हैं यूथ तो है, पर ये बात कहाँ पे हो रही है? तो नागपुर में बात हो रही है। तो नागपुर के फेसेस अगर आप दिखाते हो, नागपुर में यूथ नहीं है क्या? 7 लाख यूथ है बोलते नागपुर में। फिर हम दिखा नहीं सकते क्या उनको? एज यू कैन सी, ऐसे फेसेस रिलेट कर पाते हो आप, अपने से लेके कुछ तो भी बात चल रही है, ऐसा मैसेज इसमें से प्रतीत होता है। इंटरव्यू टेक्निक्स को लेके अगर कुछ प्रेजेंटेशन चल रहा है और इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पे, पर ये फिर से फॉरेन की बात हो गई ना। यही अगर आपकी कॉलेज का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर इंटरव्यू टेक्निक को लेके बात कर रहा है, और वो पिछले साल जो ओपन कैंपस इंटरव्यूज हुए थे या क्लोज कैंपस इंटरव्यूज हुए थे हमारे कॉलेज में, उसका ही कोई स्नैप दिखा देता है, तो देखिए हमारे स्टूडेंट्स कैसे रिलेट करते हैं उन चीजों को। एज यू कैन सी, ऐसे पिक्चर्स जो बहुत ही फैमिलियर है हम लोगों को, ये फेसेस हमसे फैमिलियर, हमारे जाने पहचाने लोग, जाने पहचाने एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट, ये अगर प्रोजेक्ट होता है ना, तो प्रेजेंटेशन की वैल्यू मुझे लगता है बढ़ जाती है। ये चैलेंजेस ऑफ एथलीट्स, इसको लेके भी आप गूगल पे इमेजेस सर्च करोगे तो हमेशा आपको ये दूसरी कंट्रीज के ही इमेजेस मिलेंगे। तो मुझे क्या लगता है, इंडियन फेसेस, नागपुरियन फेसेस आपको चाहिए तो आपको अपना खुद का एक इमेज पिक्चर बैंक मुझे लगता है मेंटेन करना चाहिए, और आप स्मार्टली वो यूज करिए। आप देखिए लोग, यू पीपल विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर प्रेजेंटेशंस for the subtle issues you have meticulously followed while making your presentations, you can say। सो यही आप अगर सिंधु मैम को दिखा देते हैं तो पीपल विल स्टार्ट रिलेटिंग कि ये एथलीट है नहीं क्या इंडिया में हमारे यहाँ। वी आर ऑन टू टिप नंबर 12 नाउ। दिस इज वन ऑफ द मैसेजेस जो बहुत सारे प्रेजेंटर्स करते हैं, और ये एक मुझे लगता है इसको फेसलेस फेसलेस एलियंस या फिर चीजी क्लिप आर्ट्स इसको कहा जाता है। डोंट ट्राई टू यूज सच काइंड ऑफ फेसलेस एलियंस एंड चीजी क्लिप आर्ट्स जो बहुत ही कॉमनली दिखते हो, इसलिए बताना पड़ता है कि फेसलेस एलियंस है। क्या कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं मैं, आप इस तरीके से कुछ इमेजेस देखते ही हो। मैंने तो ये फुल स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं, पर ये जनरली यहाँ पे कोने में वगैरह ऐसी छोटी छोटी इमेजेस दिखती है, इसका रिलीवेंस कुछ भी नहीं होता है। और फिर भी ये फेसलेस एलियंस है, ये जिंदा लोग है ही नहीं, ये तो आर्टिफिशियली क्रिएटेड लोग हैं।
और ऐसे आर्टिफिशियली क्रिएटेड जो इमेजेस है ये कभी यूज नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये अस्तित्व में ही नहीं है ना चीज, फिर दिखा क्यों रहे हो आप? इससे अच्छा आप लाइव इमेजेस दिखा दीजिए ना, आपको प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, या फिर एक टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है यही दिखाना ना इससे। तो फिर जिंदा लोगों की रियल लाइफ एटमॉस्फेयर की इमेजेस आप अगर यूज करते हो पावरपॉइंट की स्लाइड में तो जान आ जाती है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फेसलेस एलियंस। टीम वर्क के बारे में बात करते हो ना, तो आप टीम वर्क रियल लाइफ जो कॉर्पोरेट इमेजेस है आपके पास वो यूज करेंगे तो प्रेजेंटेशन में जान आ जाती है। एज यू कैन सी ऐसे इमेजेस बहुत सारे लोग यूज करते हैं, पर मुझे नहीं लगता एक अच्छी आइडिया है ये। चीजी क्लिप आर्ट्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कार्टून सॉर्ट ऑफ जो यूज होते हैं ना इमेजेस, ये ना थोड़ा सा इमेच्योरिटी लगती है, ऐसे यूज नहीं करते हैं इसको। प्रोफेशनल तरीका नहीं है ये इस तरीके से कुछ चीजी क्लिप आर्ट्स को यूज करना प्रेजेंटेशन में। और ये कोई वैल्यू भी तो ऐड नहीं करते हैं, आप देखेंगे इनके रिजोल्यूशन भी प्रॉपर नहीं होते हैं। और ये ऐसे ही आपको रियल लाइफ इमेजेस मिल जाएंगे ना रियल एटमॉस्फेयर के, कि कुछ प्रेजेंटेशन चल रहा है, कॉर्पोरेट मीटिंग चल रही है, ऐसे ही चीजी क्लिप आर्ट्स यूज करने से अच्छा रियल लाइफ इमेजेस ज्यादा बेटर काम करते हैं मुझे लगता है। ये भी मुझे लगता है इमेच्योर सा एक तरीका है ऐसे इस प्रकार की एनिमेटेड इमेजेस यूज करना वगैरह, ये कार्टून्स वगैरह, ये एक अच्छी आइडिया नहीं कहलाती है एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन के सेटअप में। ये भी रियल लाइफ की स्लाइड है, ये तो मैं चाह के भी बना नहीं सकता ऐसी स्लाइड। ये अगर नहीं होता है ये स्लाइड में तो क्या फर्क पड़ा होता? एब्सोल्युटली नथिंग। एक्चुअली these images are not contributing any kind of value in your messages। तो बेटर ये है कि आप इनको हटा ही दीजिए, या फिर यूज करना है तो हाई रिजोल्यूशन की रियल लाइफ इमेजेस यूज करना एक बेटर तरीका है। नाउ वी आर ऑन टू द 13th टिप एंड द लास्ट टिप ऑफ माय टुडेस सेशन। इट इज अबाउट जुडिशियस यूज ऑफ एनिमेशन। ये क्वेश्चन मुझे बार बार आता है कि सर क्या एनिमेशन यूज करने चाहिए पावरपॉइंट की स्लाइड्स में? आंसर इसका यस है, करना चाहिए, पर ये जुडिशियसली और रिलीवेंट है तो ही। मैं कुछ एग्जांपल्स अभी दे रहा हूँ आपको। और एनिमेशन कौन से सेंस में यूज कर सकते हैं? तीन सेंस में। एनिमेशन होता है स्लाइड ट्रांजिशन, जो कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है टेक्स्ट एनिमेशन, हाँ कभी कभी रिलीवेंट हो जाता है। और ये आप जुडिशियसली प्रोफेशनली यूज कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा आइडिया है टेक्स्ट एनिमेशन। और शेप और इमेज एनिमेशन, हाँ ये भी एक अच्छा आइडिया है एनिमेशन, खास करके आप अगर पीएटी को लेके कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हो और यहाँ पे आप बार ग्राफ दिखा रहे हो, और ओवर द पीरियड यानी 2015 से लेके 2020-21 तक, सपोज 17, 18, 19, 20, इसमें कोई बार चार्ट आप प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और आपका जो भी डेटा है, जो भी वेरिएबल है, उसमें अप्स एंड डाउन्स क्या है, तो आप एक एक अगर बार इंट्रोड्यूस करते हो कि 2015 में क्या सीन था, ये वैल्यू क्या थी वेरिएबल को लेके, और फिर आप बोलते हो कि 2016 में इसका क्या हुआ है, और फिर आप क्लिक करते हो माउस से और ये एनिमेटेड फॉर्म में यहाँ नीचे से ऊपर ऐसे जाता है, तो ये एक अच्छा प्रेजेंटेशन कहलाता है, जो प्रोफेशनल तरीका है। ये अप्स एंड डाउन्स क्या है, ये डायग्राम्स को आप एनिमेट कर सकते हो, और पावर पॉइंट में ही इसके फंक्शंस है। एनिमेशन ऑफ ग्राफ, इसको आपको डी ग्रुपिंग करके एनिमेट करना होता है हर एक एलिमेंट को। बड़ा ही आसान तरीका है, 1 मिनट में ये हो जाता है। पर इसको जुडिशियसली यूज करना चाहिए एक प्रोफेशनल तरीके से। तो अगर आप पूछते हो कि एनिमेशंस रिक्वायर्ड है क्या, खास करके स्लाइड ट्रांजिशंस, तो मेरी तरफ से स्ट्रिक्ट नो है स्लाइड ट्रांजिशन को लेके। स्लाइड ट्रांजिशन यानी क्या? अभी आप देख रहे हो ये स्क्रीन, अभी ये जो मैंने किया है क्लिक, इसके बाद जो पूरी की पूरी स्लाइड ही ट्रांजिट हो रही है, पूरी की पूरी स्लाइड एनिमेट हो रही है, आप देख रही है, इसको हम कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशंस। ये कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई वैल्यू ऐड नहीं करती है, सिर्फ तामझाम हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा फ्लैशी होने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि प्रेजेंटर जितना डिसेंट होना, उतना आपका ऑडियंस जो है वो उसको अप्रिशिएट करता है। और डिसेंसी आपकी जो हरकतें हैं उसमें से भी तो रिफ्लेक्ट होती है कि आपने स्लाइड ट्रांजिशन किया है, यानी ये फ्लैम्बॉयंट प्रेजेंटेशन इसको जनरली कहा जाता है। दूसरा होता है टेक्स्ट एनिमेशन। टेक्स्ट एनिमेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेकोरेटिंग योर प्रेजेंटेशन, ये तो नहीं करना चाहिए। ये जो देखिए, ये कुछ स्टूडेंट लेवल पे ऐसे देखे गए होंगे आपने, ये स्लाइड आपके टेक्स्ट एनिमेशन, ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या है, ये देखिए डांस करते करते आ रहा है, और क्या है, ये जब तक डांस इसका खत्म नहीं होता है, आप आपका जो कहना है वो चालू नहीं कर पा रहे हो ना। और एक्चुअली ये डांस करते हुए आने का कोई मतलब भी नहीं है ना। और इसकी डांस करते हुए आने की वजह से आपका मैसेज बहुत ही सब्सटैंशिएट हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो ये कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है हमारे प्रेजेंटेशन में, तो ऐसे टेक्स्ट के लिए एनिमेशन मुझे नहीं लगता एक अच्छा आइडिया है। सो ट्राई टू अवॉइड टेक्स्ट एनिमेशंस। तो अभी जो आप देख रहे हो ना, ये मैसेज जो मैं दे रहा हूँ, ये भी टेक्स्ट एनिमेशन लुक्स चाइल्डिश।
एज यू कैन सी जितना आप टेक्स्ट को डेकोरेट करने की कोशिश करोगे वो एक अच्छा आइडिया नहीं माना जाता है। हाँ, कुछ जगह जुडिशियसली, मैंने एक प्रेजेंटेशन रियल लाइफ में देखा था कि जहां पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को लेके वो बंदा काम कर रहा था, तो उसको सप्लाई यानी क्या, चेन यानी क्या और मैनेजमेंट यानी क्या, ये उसको समझाना था। तो उसने एक ही स्लाइड में पूरा एनिमेशन किया था जिसमें सप्लाई ये वर्ड आया स्क्रीन पे, पूरी स्क्रीन पे एक ही शब्द दिख रहा था, सप्लाई। उसको लेके उसने 2-3 मिनट तक बात की और फिर उसने क्लिक किया माउस से और फिर उसी स्लाइड पे सप्लाई के बाद चेन आया। उसने सप्लाई चेन यानी क्या होता है उसके बारे में बात की और फिर उसने माउस से क्लिक किया उसी स्लाइड पे सप्लाई चेन के बाद मैनेजमेंट एक वर्ड एनिमेट होके ऐड हुआ उसमें और फिर उसने सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी क्या ये डिस्कस किया। तो मुझे एक वो बेटर तरीका लगा। टेक्स्ट एनिमेशन तो था पर बहुत ही जुडिशियसली और स्मार्ट तरीके से वो एनिमेशन यूज किया गया था। तो अगर आप ये कर रहे हो तो इट लुक्स गुड, पर वो जुडिशियसली यूज करना चाहिए। देखिए ये कुछ ग्राफिकल एनिमेशंस मैं खुद यूज करता हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा यूज करता हूँ रहता, पर वो रिलेवेंट होने चाहिए। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये स्लाइड मैंने खुद ही बनाई है। मेरा कहना ये स्लाइड पे ये है कि आपका एनालिसिस जो है इट रिवॉल्व्स अराउंड ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स। आप देख रहे हैं मैंने ये एनिमेट कर दिया, जो मैं बात कर रहा हूँ तब तक ये घूम के खत्म हो जाता है। यानी कि मैं जो कह रहा हूँ वो मैं डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखा रहा हूँ कि एनालिसिस रिवॉल्व्स अराउंड ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। और एक मैंने एनिमेशन किया है मेरी एक पर्टिकुलर स्लाइड में या सेशन में। आप देख रहे हैं कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस को यूज करते हुए ही वेरिएबल्स को डिड्यूस किया जा सकता है। एज यू कैन सी, जो मैं बता रहा हूँ वो मैं डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखा रहा हूँ कि वेरिएबल्स को ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस से डिड्यूस करते हैं एंड आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग इट। जिसमें बता भी रहा था कि हम एनिमेशंस आपके स्मार्ट आर्ट के जो चार्ट्स होते हैं उसको जुडिशियसली यूज कर सकते हैं। ये एक मेरी स्लाइड है जिसमें आप देख सकते हो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में 3 चीजें आती हैं, जिसमें पहला पॉइंटर ये आया है और मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में दूसरी चीज आती है ये मैं दिखा रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ और फिर तीसरी चीज आती है ये, और इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस प्रकार के एनिमेशंस एक्सेप्टेड है, पर इसमें फैंसीनेस नहीं है, पर एक के बाद एक, यानी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में 3 चीजें आती है और 3 चीजें मैं एक एक करके इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। दैट इज ए गुड आइडिया एंड ओवर हियर वी कैन यूज एनिमेशंस। मेटामॉर्फोसिस के बारे में अगर आप बात करो, आप जो साइंस वाले होंगे, मेटामॉर्फोसिस अगर आप डिमोन्स्ट्रेट करना चाहते हो तो एनिमेशन गोज वेल। आप जैसे देख सकते हो ये पेरिस सिटी है और आपको ये बताना है कि पेरिस जो है वो इवनिंग में देखने लायक हो जाता है, तो मैं इसको एनिमेट कर दिया हूँ। आप देख रहे हैं कि इसमें धीरे धीरे कलर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, इन्फ्यूज हो रहे हैं। ये बनाने के लिए मुझे हार्डली 2 मिनट लगे थे। पर इस प्रकार से भी एमएस ऑफिस में फंक्शंस है, आप देख सकते हो। इसको भी मैंने कलरफुल नाइट आप देख सकते हो इसमें धीरे धीरे कलर्स इन्फ्यूज हो रहे हैं। और एक पिक्चर दिखा रहा हूं मैं आपको, बताना है सपोज कि ये जंगल मानसून के सीजन में इसकी हरियाली देखने लायक हो जाती है। तो देखिए आपने जैसे यहाँ पे सिंगल क्लिक किया है माउस से और धीरे धीरे इसमें कलर इन्फ्यूज होना शुरू हो जाएगा, एज यू कैन सी। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये पावर पॉइंट में ही बनाया है और एनिमेशन से ही किया है, उसको 1 मिनट में मैंने हार्डली ये तैयार किया है। यानी ये सब फंक्शंस है पावर पॉइंट में, ये बताने की कोशिश हो रही है ये इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है एनिमेशन के थ्रू। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंक्लूड माय टुडे सेशन। So today we have understood how to create a professional PowerPoint presentation, and there are 4 important characteristics of professional presentation. So professional presentation should be a well-structured presentation. At the same time, it should be content-rich and it should be to the point. And eventually, it should be visually great presentation. So combination of all these four features can be considered as a professional presentation. And that is all from my side. And if you are having any queries regarding today's session, I will be very happy to take on. Over to you, Preeti madam. Yes, sir. Thank you so much, sir. Friends, काही questions आहेत? And importantly, it is dot 2:30 and yes, it is exactly at 2:30. So time management is also equally important while making your presentation important. Yes. Participants है क्या आप लोग कि सो गए? You all there? नहीं, बहुत अच्छे से आपने बताया है। Okay, हाय मैडम, हाय। मुझे लगा कि सैटरडे है, वीकेंड है, तो सो गई थी क्या? नहीं, बहुत केयरफुली सुन रहे हैं। Okay, वही सोच रहे थे मैडम कि हम गलती क्या कर रहे हैं। हम हमेशा पावर पॉइंट बनाते हैं तो
यस, अपन खुद को क्यों गलती विजुअलाइज करते करते हैं? हैं कि अपने पीपीटी में क्या क्या गलतियां हुई है इसके पहले। हाँ हाँ, अभी उसको यस करेक्ट करना पड़ेगा। यस थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। So it was Thank a you, very sir. wonderful session, and there was some I used to make the lot of presentation, technical presentations, but from this I have come to know what are the things where I was lagging and how to make my presentation more presentable. And Correct, ma'am. since I teach most of the technical subjects, so can you just give certain tips how to incorporate all these in technical teaching technical subjects? मीन्स ग्राफ्स एंड फिगर्स इन। हाँ, फिगर टेक्निकल जैसे कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है जो हमको पढ़ाना होता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे कोई मशीन है, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो हर एक का जो हमको बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती है एक घंटे का अगर हमको लेक्चर है उसमें, तो हाउ टू इनकॉर्पोरेट ऑल दिस इन द प्रेजेंटेशन। मैडम मशीन्स को लेके है तो उसमें अगर एनिमेशंस यूज कर सकते हो आप, इसमें सुविधा है। उसको आप जो फिगर है ना उसको डिस्मेंटल कर सकते हैं और वो हर एक पार्ट को आप एनिमेट करके अगर एक के बाद एक उसको जैसे असेंबल हो रहा है वो ऐसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो तो वो बड़ा इफेक्टिव हो जाएगा। जैसे मैं बोल भी रहा हूँ कि हम लोग जो फंक्शंस यूज करते हैं ना पावर पॉइंट के वो लगभग 3 से 5% ही है, 95% तो हम लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं और वहीं पे शायद हम लोगों को मेरे ख्याल से थोड़े अपडेशन की जरूरत है। और ये ट्रायल एंड एरर बेसिस, इसका कोई वर्कशॉप वगैरह तो ऐसे कुछ होते नहीं है। मैं ही थोड़े बहुत वर्कशॉप लेता हूँ अपने यहाँ पे, अदरवाइज आपने तो सुना भी नहीं होगा कि ऐसी कोई वर्कशॉप होती है कि जहाँ पे पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा शायद कुछ एमएस ऑफिस के कोर्स में वगैरह वो बताते हैं, पर वो टेक्निकली ज्यादा बताते हैं। पर हम लोगों को फेसलिफ्ट देना है ना, हमको ये आता है, हमको ये फेसलिफ्ट देना है। तो फेसलिफ्ट के लिए हमको ट्रायल एंड एरर बेसिस पे कुछ ना कुछ नए फंक्शंस ट्राई करने चाहिए। मुझे लगता है कि जो आपने कभी मेन्यू ओपन ही नहीं करके देखे, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे जो भी टाइम होगा आपको वो करके देख लेने चाहिए एक बार। सर आपने जैसे 2 फॉन्ट फैमिलीज बताया था आपने, 2 फॉन्ट फैमिलीज सैरी एंड सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। सो Right. ये सर इसकी लिस्ट जो है सो नेट पे ही मिलेंगे क्या सर? जैसे फॉन्ट्स के आपने 4 एग्जांपल्स बताए थे फॉन्ट्स नेम के। हाँ हाँ जैसे ऑफिस में तो डायरेक्ट पूरे फॉन्ट की लिस्ट ही चाहती है, लेकिन कौन सा क्या है ये हमें पता नहीं चलता ना। सर एक इसी तरीका तो मैंने बता दिया, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नीचे बेसिस आ रहे हैं तो समझ जाएंगे वो सेरिफ है, अगर बेसिस नहीं आ रहे तो वो सैंस सेरिफ है, वो आंखों से पता चल जाता है सर। ओके सर, थैंक अभी भी आप जो स्क्रीन पे मेरा नाम लिखा हुआ दिख रहा है सर, आप मुझे बता सकते हैं डॉक्टर आशीष लिंगे जो लिखा है क्या वो सेरिफ है या सैंस सेरिफ है? यू। सैंस सेरिफ ऑफ कोर्स यहाँ पे बेसिस नहीं है, बेसिस नहीं है सर। आंखों से पता चल जाता है सर। यस सर। ओके, थांबायचं सर? हाँ मॅडम, यांना काही प्रश्न असतील येस थांबू येस शकतो. सर, तुमचा नंबर तर तुम्ही शेअर केला आहे, ठीक आहे ना? ओके, सो थँक यू सो मच सर फॉर बोथ द सेशन्स ऑन प्रोफेशनल पीपीटी डेवलपमेंट with demonstration. So thank you so much, sir. Thank you, madam. It's completely my pleasure and pleasure interacting with you all. So all the best. Yes, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Okay, ma'am. Ma'am, with your permission, I'm leaving the Yes, meeting now. yes, sir. Yes. Yes, participant. अभी आप लोगों को अगर 5 मिनट का